मुझे विवेक श्रीवास्तव प्ले कर लेना चाहिए अब यहाँ पे। नहीं पर वैसे इसका तो ये तो चलो आपने बोल दी बात है ना। विवेक श्रीवास्तव को देखो आप नहीं रिप्लेस कर सकते, वो इररिप्लेसेबल है, वो कोशिश मत करिए। अरे उसका मस्त ये था, उसको सुबह संजय सिंह जगा रहा था, उठ नहीं रहा था वो कह रहा है अभी मजे लेने दो। संजय सिंह कह रहा अरविंद मुख्यमंत्री जी, वो सुन ही नहीं रहा, कह रहा क्या हुआ चाय वाय मंगवाओ, यहीं पे कुछ करते हैं। यहाँ पर भी आती थी पहले जाकिर नायक, उनके बारे में तो उनके बारे में तो खबरें कितनी मजेदार आ रही है। वो उसको भी हो गया, उसकी बीवी, उसके बहू, उसके बेटे, सबको हो गया। बहू को भी एड्स है। अच्छा वो अब ये आया है पता नहीं, मतलब ये हलाला के लिए आई होगी ना। हाँ तो अनकन्फर्म। विवेक श्रीवास्तव कहते हैं यू डोंट वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस। इतनी हंसी आई। Why does he not want to send Dalits to space? दलित क्यों नहीं स्पेस में जा सकते? एग्जाम क्लियर करो जाओ। इतना फनी था ना, why don't you want? तो वो एक कोई कहता है नहीं we want to send Dalits to space। कहता है नहीं इनको स्पेस में दलित भी सोच रहे कहाँ हमें स्पेस में भेज रहा है। कल का नारा आपने सुना तेजस्वी का कि नहीं? क्या बोला? बहुत मजेदार है कल का। क्या बोला? डिग्री दिखाओ नौकरी लो। तो लोग कह रहे हैं इसी को नहीं मिलेगी, इसके तो बट तेजस्वी और तेज प्रताप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं तो समझदार बातें ज्यादा कौन कर रहा है, समझदारी भरी। देखो जब इन लोग की बातें सुनता हूँ ना तो मुझे विवेक श्रीवास्तव अकलमंद लगने लग जाता है। मैं बस ये कह सकता हूँ जब इन दोनों में चूज करना हो आई विल चूज विवेक श्रीवास्तव। अच्छा एक आध जो महा तेजस्वी लोग थे तब स्टूडियो में, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने कहा भाई मोदी जी को मोह ही नहीं गद्दी से। मैंने कहा फिर? कह रहा देखना हो सकता है वही छोड़ दे। मैंने कहा भाई ये किस दुनिया में रहता है, इसको कौन समझाए। बाल नरेंद्र जो थे वो खेल रहे थे, नटखट बाल नरेंद्र के पास उनकी माँ आई। उनकी माँ ने कहा तुमने क्या खा लिया है, जरा अपना मुंह खोल के दिखाओ। उन्होंने मुंह खोला तो माँ को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो फिर मुझे समझ में आया ये पैरोडी चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो आज किया है वो तो माय फ्रेंड मोदी। उसने 12 बजे से पहले कॉल कर दी, यहाँ 12 नहीं, मोदी ने फोन उठाया, मोदी ने कहा अभी हुआ नहीं है। उसने कहा ले लो भाई, आई हैड टू बी द फर्स्ट वन। वेटिंग कॉल किसकी आ रही थी? मेलोनी की। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बगैती का अगला एपिसोड आपके सामने है और करण भाई हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। और फिर आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? सबसे पहले तो मोदी स्टोरी। सबसे पहले तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी आज 75 साल के हो गए जब हम लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी लोग अपनी मोदी स्टोरी दे रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक इट विल ओनली बी फिटिंग कि हम लोग उससे शुरू करें। एक बात तो देखो माननी पड़ेगी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी मोस्टली अग्री बट लॉट्स ऑफ थिंग्स वी माइट नॉट अग्री। बट वन थिंग हम लोग नहीं डिनाई कर सकते कि ही वोक अप नॉट जस्ट अ नेशन बट अ सिविलाइजेशन। मतलब देयर विल ऑलवेज बी, जैसे ये लोग तो करते रहते हैं प्री क्राइस्ट एंड पोस्ट क्राइस्ट, वो मुझे नहीं पता बीसी और एडी के क्या फुल फॉर्म्स हैं, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। बट प्री मोदी एरा एंड पोस्ट मोदी एरा बहुत क्लियर है। अनुज भाई आप बताओ 2014 से पहले का इंडिया और बाद का इंडिया, दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड। तो आप पहले बताओ आपके बारे में। यार देखो, अगर हम भारत की बात करें 2014 से पहले और बाद के भारत की बात करें ना, तो ड्रास्टिक चेंजेस हैं। 2000 मतलब मैं सिर्फ कुछ डेवलपमेंट और उन चीज़ों के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमारे इश्यूज अपने हैं जो हम गवर्नमेंट के सामने रखते रहते हैं बारी बारी से। तो और इसी पॉडकास्ट के अंदर हमने उनके बारे में कई बार बात की है। बट अगर आप टोटलिटी में देखोगे ना, तो 2014 से पहले और बाद में अगर आप देखो तो 38% लोगों के पास टॉयलेट हुआ करता था। एग्जैक्टली सिर्फ 38% लोगों के पास शौचालय की सुविधा थी, जिसमें महिलाएं जो थी वो 3-3, 4-4 बजे उठ के मलत्याग के लिए, शौच के लिए गाँवों के अंदर बाहर जा रही थी, जंगलों में। और वहाँ पर उनके साथ यौनाचार हो रहे थे, बलात्कार के केसेस हो रहे थे। इवन बिहार जैसी जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 40-50% जो रेप केसेस थे वो इसी टाइम हो जाते थे। सोचो आप जरा, तो ये डेटा है। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा आप सेम एग्जांपल आप देख सकते हैं आपका गैस सिलेंडर से लेकर आपका टैप वाटर से लेकर, मतलब आप टैप वाटर जैसी एक बेसिक सुविधा देखिए। आप अपने घर से जो पानी का नलका है वो निकाल दीजिए, आप सीधे अपने आप को 18th सेंचुरी में फील करेंगे। एग्जैक्टली राइट।
तो पानी का नल का एक हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, यार क्या है पानी का नल का ही तो है क्या। तो जस्ट उसे निकालने से हम 18th सेंचुरी में पहुंच जाते हैं और 2019 तक भारत के 83% लोग इसी 18th सेंचुरी में रह रहे थे। सोचिए जरा, मैं एक छोटा सा आंकड़ा, बिकॉज आपने एक बात कही है वो मैं आप लोग सबके साथ ही, आप लोग को पता ही है बट एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ। 2014 में हमारे करीब 15.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स थे, जो कि आज 19.5 करोड़ हो गए हैं। 15.5 करोड़ में मुश्किल से 2-3 करोड़ के पास एक गैस सिलेंडर, एक टैप वाटर कनेक्शन और एक टॉयलेट था। मतलब आजादी के कितने सालों बाद, वी आर टॉकिंग ऑफ 67 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट इतने लोगों के पास बेसिक सुविधाएं थी। उस चीज ही को चेंज कर देना इस 10 साल में, दिस इटसेल्फ इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये कि सोचा नहीं जा सकता। इट इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट। मेरे लिए दैट इज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। अगर आप कमेंडेबल की अगर हम बात करें, शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है और ये अप्रोप्रिएट है। उसका रीज़न बताता हूँ कि जो टैप वाटर का कनेक्शन वगैरह देने की बात चली थी ना, लोगों को टैप वाटर दिया जाए, और ये 1973 में चालू हुआ था प्रोग्राम। 1973 में आपने चालू किया और 2019 तक सिर्फ, जिसमें मोदी के पहले 5 साल भी आते हैं, 2019 तक सिर्फ 17% लोगों के पास टैप वाटर पहुंचा है। 1973 में प्रोग्राम हुआ चालू, तो कितना 27 साल ये हो गए और 19 साल, 27 और 19 कितने होते हैं? 46 साल करीब। 42 साल हो गए ना, 42 साल हो गए ना, नहीं 46 46 साल हो गए। तो 46 साल के अंदर आपने 17% लोगों के पास पहुंचाया है। 2025 तक करीब 75 से 80% लोगों के पास वो पहुंचे। एंड बिहार सबसे बड़ी स्टोरी है, राइट। बिहार आपका बुंदेलखंड, आई थिंक हार्डली थे टैप वाटर कनेक्शंस, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक ये बिहार इलेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा वो होगा। और इसका ना मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। जब क्या है कि अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो दोनों जॉब करते थे, मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो आ गए थे यहाँ पर शहर में टाइमली। लेकिन जब हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे रहने के लिए, तब मैं वहाँ पर देखता था कि महिलाएं जो है ना, वो पानी के लिए, अब एक बाल्टी पानी से तो काम चलता नहीं है, आपको 10-12 बाल्टियाँ चाहिए होती हैं। सब नहाएंगे भी, खाना भी बनेगा, पता नहीं क्या क्या होता है पूरे दिन के काम। तो आपको 10-12-15 बाल्टियाँ पानी चाहिए होता है, सारी चीज़ें निपटाने, कपड़े भी धोने हैं, क्या क्या करना है। तो जो महिलाएं हैं वो, उनका तो दिन 4 बजे से शुरू हो जाता था पानी भरने से। 5 बजे से 4 बजे से वो तैयारियां शुरू कर देती थी। 5 बजे फिर वो पानी आता था, 5:30 बजे के करीब। उसके बाद वो लाइनों में लग जाती थी। और उसके मैंने इवन जो क्या कहते हैं वो जो हैंडपम्प होते हैं, चापाकल होते हैं, वो मैंने खुद ने चलाए हैं। मैंने खुद ने करीब एक बार में 8-8 बाल्टियाँ भरी हैं। तो अब मैं वो सोचता हूँ कि अगर बस यूं घुमाया और पानी आ गया आपके घर में, तो उस महिला के जीवन में आप सोचिए कि दिन का सुबह 2-3 घंटा बचना, शाम का टाइम बचना, ये कितना बड़ा सिरदर्दी उसके सर से उतरी होगी। भाई देखो, मैं यहाँ पे मेरे को लगता है कि है, पर मुझे विवेक श्रीवास्तव प्ले कर लेना चाहिए अब यहाँ पे। तो देखो, अब ये कह रहे हैं कि एक नल घुमाया और उससे पानी आ गया, सुविधा हो गई। पर आप ये तो देखिए कि मोदी जी ने हेल्थ खराब कर दी। पहले हैंडपंप से ऐसे ऐसे करते थे, शोल्डर बनते थे, डोले वोले बनते थे। अब देखो एक्सरसाइज निकाल दी जीवन से। नहीं, पर वैसे इसका तो ये तो चलो आपने बोल दी बात, है ना। विवेक श्रीवास्तव को देखो आप नहीं रिप्लेस कर सकते, वो इररिप्लेसेबल है, वो कोशिश मत करिए। हाँ, तो बट वैसे इस पे तो जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है, दैट इज कॉलरा। एंड इसके कारण जो डेथ्स हो रही थी, बिकॉज ऑफ जो गैस कनेक्शंस आए, बिकॉज ऑफ वाटर जो अवेलेबल हो पाया, यार इसमें तो अनबिलीवेबल। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जो सेकेंडरी बेनिफिट है, दैट हैज कम डाउन टू हेल्थ। तो सबका देखो, आप बताओ, मैं एवरीबडी इज एक्सट्रैक्टेड अ लॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। हमसे भाई नेशनलिज्म की स्पिरिट, कल्चरल रिवाइवलिज्म, कुछ सोशल बेनिफिट्स जो आए ग्राउंड लेवल पे। बट व्हाट इज योर मोदी स्टोरी? बिकॉज सबका चल रहा है। मैं बताता हूँ हाउ आई गॉट टू नो सबसे पहले अबाउट सीएम मोदी बैक देन, जब गुजरात में। आई रिमेंबर इट वाज 2002 ही से ही स्पॉट टू प्रोमिनेंस, एंड आई वाज द ओनली वन इन द क्लास। मैं आई थिंक 8th-9th में होऊंगा, मुझे ढंग से याद नहीं, कुछ ऐसे ही था तब। एंड तब ऐसा एंटी मोदी माहौल था कि आई वॉज दी ओनली वॉइस जो कह रहा था भाई इसकी बात भी समझो तो, इसकी सुनो तो।
एंड वो समय ये था कि लगता था यार बात करें इसके बारे में या हमें भी ऑस्ट्रेसाइज करके एक अछूत बना दिया जाएगा. मोदी वॉज दैट पर्सन, राइट. आमिर खान ने एक इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी में के लिए कि पीपल लाइक मोदी. आज बाय द वे उसने हैप्पी बर्थडे टू यू का एक पूरा वीडियो बना के दिया है मोदी जी के लिए. व्हाट अ टर्न अराउंड. मतलब तो आई एम वेरी अमेज्ड कि फ्रॉम दैट टाइम जब मैं एक इकलौती वॉइस था इन द क्लास टू वन डे सेइंग यार व्हाट इफ मोदी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर, एंड लोग पागल हो गए. ये क्या क्या दिया तुमने, त्राई ये क्या हो जाएगा. फ्रॉम देयर जब हम ये देखते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है यार कि ये कितना लंबा डिस्टेंस हो गया पिछले 12-14 साल में. यार देखो हम तो क्या है कि शुरुआत में इवन केजरीवाल का जो मुद्दा चल रहा था पूरा अन्ना वगैरह का, ये लोग भूल जाते हैं, आप याद दिला देते हो. उसको भी सलाह हमने सपोर्ट किया था. लोग भूल जाएंगे पर ये बार बार याद दिला देते हैं कि ये केजरीवाल फॉलोअर थे शुरुआत में. हाँ, तो वो हम लोग जो है उसको सपोर्ट भी किया था. बट देन उसमें क्या हुआ था कि जो मोदी का परफॉर्मेंस था मैं उसको भी सपोर्ट करता था. इवन जो वो टाइम था जब 2007 से 2013 तक का जो टाइम था ना, उसके अंदर मोदी वॉज इंडिया टुडे के पोल्स आते थे और वो बाकी चीज़ें आते थे. उसमें मोदी भारत का बेस्ट सीएम और ये सारी चीज़ें, और वो मतलब उसका जो नरेंद्र मोदी है उनकी भाई मार्केटिंग तो अलग ही लेवल है. उनके वीडियोस वायरल होते थे उस टाइम पे. मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक ऐसा हमने पाइप लिया है जिसमें नर्मदा का पानी हमने कच्छ तक भेजा है. और वो इतना बड़ा पाइप है कि उसमें से पूरी मारुति कार निकल जाए. और मारुति कार भाई उसमें पाइप में डलवाई उन्होंने. और वो मारुति कार उसमें पाइप में चलती हुई भी उसमें थी, दिखाया उन्होंने. उसको फिल्म भी किया गया ताकि लोग देखें कि रियलिटी क्या है. और फिर नया सोशल मीडिया भी तो तभी आया था. राइट, ही यूज्ड इट. वही तो यूज किया. ही यूज्ड इट. और उसकी देश गुजरात, हाँ देश गुजरात, गर्वी गुजरात और पता नहीं क्या क्या गुजरात तो बाद में आना स्टार्ट होता है. द मैन पब्लिसाइज्ड हिज वर्क. काम तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है, बाकी ही पब्लिसाइज्ड इट वेरी वेल. और उससे क्या था ना, उससे एक माहौल बना दिया था. फिर जब ये केजरीवाल वाला मुद्दा आ गया तो मेरे सामने बहुत क्लियर था कि यार इसका कुछ गवर्नेंस का वो नहीं है. ठीक है. इवन अभी मैं 2-3 घंटे पहले इन्हें दिखा रहा था कि जब वो केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार छोड़ी थी, तो 49 दिन की सरकार छोड़ने के बाद आई वॉज द पर्सन जो यहाँ पर फरीदाबाद में अरविंद केजरीवाल केम एंड मैं यहाँ पर काले झंडे लेकर खड़ा था कि क्यों छोड़ा है. हाँ, रहना चाहिए था. मैं जॉब करता था उस टाइम. और उस टाइम मेरा अखबार में फोटो आया हुआ है. सारे घर वाले वैष्णो देवी गए हुए थे. अच्छा. मैं नहीं गया था इसी काम के लिए कि आने दो केजरीवाल को काले झंडे दिखाऊंगा. यहाँ और केजरीवाल ने इसको बोला ये तो बीजेपी के पिद्दे हैं. ये देखो साला. तो ये इवन उसके बाद मतलब मैंने उसके बाद से 49 दिन में भी इसने कदर काट दी थी बिल्कुल, है ना. सड़क पे सो रहे हैं, मारुति कार खड़ी पड़ी है, उसी पे वो सो कैसे गया उस पूरे में. भाई गजब. मैं तो उसका फैन हूँ कि भाई वो इस पूरे माहौल में मतलब ये इसकी नेचुरल कॉलिंग है. जैसे नेचुरल कॉलिंग होती है ना एक आदमी की, कि जैसे कोई जानवर होते हैं वो कचरे में ही लौटने में मजे में रहते हैं. तो वो मैं जानवरों का नाम नहीं लूंगा. तो केजरीवाल का वही हाल था. उसको केओस में वो सो गया मस्तान करके. उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. पुलिस खड़ी है, लाठी बाज चल रही है. वो रजाई उसने अपनी मंगवाई, नीली सी रजाई सो थी, गया, उसमें उठा सो भी गया. सुबह. एक बार वो गवर्नर के घर में सो गया सोफे पे, याद है. अरे उसका मस्त ये था, उसको सुबह संजय सिंह जगा रहा था, उठ नहीं रहा था. वो कह रहा है अभी मजे लेने दो. संजय सिंह कह रहा अरविंद मुख्यमंत्री जी, वो सुन ही नहीं रहा. कह रहा क्या हुआ, चाय वाय मंगवाओ, यहीं पे कुछ करते हैं. वो शायद वो भी वहीं सो रहा था. मनीष से सो दिया भी भाई. मतलब मनीष किसने बहुत लिया यार. मनीष बेचारा दर्द भी हो रहा था उसको. मनीष ने सोचा नहीं था इतना कुछ करवाएगा ये. यहाँ मनीष आज से तुम यहाँ सोगे, आज हम लोग ये करेंगे. वो बेचारा मनीष जबरदस्ती इसके साथ लपेटे में आता चला गया, हर जगह जेल भी पहुंच गया. पर देखो उसने अपना वो नहीं छोड़ा, उसने भ्रातृत्व नहीं छोड़ा, भ्रातृभाव नहीं छोड़ा. सही बात है यार. जो केजरीवाल कहेंगे वो मैं करूंगा. हाँ बस वे कुमार विश्वास छोड़ दिया, जो कहते बचपन का दोस्त था. कुमार विश्वास और सिसोदिया थे बचपन के दोस्त. हाँ वही तो कह रहा हूँ. सिसोदिया ने कुमार विश्वास छोड़ दिया. मतलब
जख्मों पे मरहम कुमार विश्वास के ही लगा है। देखो लग रहे हैं कुमार विश्वास भी इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है मुझे। मारो अभी वो मार रहे हैं, अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो। तो पर भाई आपकी देखिए मोदी स्टोरी क्या है ना, वो अचानक से जो मोदी जी युग पुरुष और विष्णु के अवतार और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और ये सब जो उपमाएं मिल रही हैं मोदी जी को, वो इसी वजह से मिलती हैं कि चलो हमारा भी कुछ भला हो जाए, उद्धार हो जाए। इसी वजह से दी जाती है। हो भी सकता है उद्धार, यू नेवर नो। बट वैसे एक बात आप सोचो जरा, आज जब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, क्या करेक्ट पर्सन थे ना वो उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए परफेक्ट। एंड आज भी ऐसा कैंडिडेट मिलेगा नहीं। समबडी, मैं एक बात ये बोल रहा हूं जिसकी हम्बल बैकग्राउंड भी रही, ठीक, ताकि एक गरीब का कनेक्ट भी है, कास्ट वाइज भी अपर कास्ट नहीं है, ठीक, बिकॉज अपर कास्ट तो इस देश में क्या हो चुका है पता नहीं, इलेक्ट होगा अगला कि नहीं अपर कास्ट मुझे नहीं पता। तो कास्ट वाइज भी वो अगर कहो तो ओबीसी हैं, ठीक, और कॉर्पोरेट फ्रेंडली भी हैं, डिलीवरी की भी बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व के भी हृदय सम्राट बने हुए हैं। मतलब अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन था, जस्ट द परफेक्ट प्रोडक्ट। आप देखो ना उपमाएं जो फिर मिलती हैं, फिर वो कहाँ तक, और कई लोग तो ऐसे हैं मतलब जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि भाई ये कुछ है, भाई कुछ अलग है, देयर इज सम ऑरा यहाँ पे, वो भक्ति दिखती भी है वहाँ पे। अभी वो विदेश में, जब वो विदेश में गए थे अभी कल थोड़े दिन पहले, यहाँ पे कहाँ थे वो, तो उस महिला ने नहीं कहा था कि मेरे लिए तो भगवान यही है, कल की बोलने लगे हैं कई लोग, कल की नहीं, वैसे संबल में पैदा होना था, इतना जबरदस्त वर्चस्व है उनका, जैसे उनके जो पार्टी के लोग हैं, ठीक, मैं अगर ऑफ द कैमरा भी उनसे मिलूं, ठीक, स्पोक्स पर्सन्स भी हैं, अगर वो रात को सो भी रहे होंगे ना, उनके मुंह से मोदी जी ही निकलेगा, उनके मुंह से गलती से भी ऑफ हैंड वे में मोदी नहीं निकलेगा। अपने माँ बाप का नाम हो सकता है निकल जाए, ठीक है, पर मोदी जी का नहीं निकलेगा। तो बंदे को क्रेडिट भी है, ही हैज क्रिएटेड दैट ऑरा आल्सो। जब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था ना, मतलब मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उस टाइम पे, तो ये इसको आने लग गया था, और मम्मी पापा को तो था ही, घर में पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, पर मैं स्पोर्ट्स, मतलब मेरे लिए न्यूज़ का मतलब था स्पोर्ट्स की लास्ट पेज खुलते थे, बस देखा क्या हो रहा है, लास्ट पेज खुलते थे बस, और कुछ नहीं होता था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट आया था, गिफ्ट सिटी अभी भी चल रहा है वो प्रोजेक्ट, वो अभी पूरा हुआ नहीं है, वो 2017 तक पूरा होना था। हाँ, वो 2017 तक पूरा होना था सपोजिटली। 27 आ रहा। अब देखो वो तो कई चीजें हैं मोदी जी की, 2022 तक स्मार्ट सिटियां थी, 100 बननी थी, कितनी बनी ऐसी बहुत, मैं वही कह रहा हूँ करण भाई, ऐसी 50 चीजें हैं जिन पे ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी को घेर सकता है, पर भाई कोई साला उन मुद्दों को उठाता नहीं ना। पर मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसी 50 चीजें होंगी जिसपे घेरा जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी सैकड़ों चीजें करी हैं जो बहुत पॉजिटिव है। हाँ, यही तो है। और इसमें सबसे मजेदार क्या है, जब घेरने निकलो तो पता लगता है हमारे जो पुराने काले कर्म है वो भी वही है। अब ये लोग निकले घेरने, इन्होंने सोचा, हिम्मत जुटाई, मैं क्रिकेट मैच के अभी आएंगे हम लोग क्रिकेट मैच पे, सोचा मैच क्यों खेला, तभी दिख गया राजीव शुक्ला बैठा हुआ है वहां। अब क्या करें, इसको कैसे काउंटर करें, खुद अपना बैठाए हुए। राजीव शुक्ला का क्या है भाई, वो मतलब वो मिस्ट्री मैन कैसे आदमी, गजब आदमी है। वो बीजेपी होते तब भी वही, वो कांग्रेस होते वो तब भी कैपिटलिस्ट का योगेंद्र यादव। जैसे योगेंद्र यादव हर रिबेल में कहीं पे भी आपको लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई वो बैठे हुए हो लोग, धरना वरना हो, योगेंद्र यादव झाड़ियों से निकल आता है, अचानक से प्रकट हो जाता है। वैसे ही अगर कैपिटलिस्ट का कुछ जमावड़ा हो रहा है, जहां पे धन की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, वहां आप पाओगे अरे एकदम से टहलते हुए राजीव शुक्ला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पता लगा महीने तो कराई है ये। अमर सिंह की कमी वही पूरी कर रहे हैं। हाँ, अमर सिंह में भी वही चाम था, तो राजीव शुक्ला में तो वो है भाई बात। आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैं तो गिफ्ट सिटी से मेरा रुझान हुआ यहाँ पे कि ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या है, और वो भी मेरे को इससे पता चला था कि ऐसी कुछ चीज बन रही है, तब मेरा फिर इंटरेस्ट थोड़ा होना शुरू हुआ पॉलिटिक्स में। मैंने तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मेरा इंटरेस्ट अगर पॉलिटिक्स में हुआ तो वो मोदी जी के कारण हुआ। एग्जैक्टली। एक बात बताओ मुझे, एक चीज और, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप भी बताना, मोदी जी के कारण कितने दोस्तों से दोस्ती टूटी है? ये जरूर बताओ। मेरे तो अभी भी ये पक्का हुआ है, सबकी लाइफ में हुआ है ये। नहीं, मेरी दोस्ती नहीं टूटी है किसी से भी। पानी पी लेता है
सीधा ही दोस्ती बनी रहे। नहीं, मेरी किसी से दोस्ती तो नहीं टूटी है। मेरे सारे जो दोस्त हैं वो मतलब strained हुए हैं relations। बचपन के ही दोस्त रहे हैं मेरे सारे। तो क्या है ना, इन चीज़ों की वजह से दोस्ती तोड़ देना वो बट हो जाता है। हाँ खटपट बट बहुत हो जाता है। बट एंटी मोदी कई दोस्त हैं मेरे जो बकैती पेलते हैं। मैं बोल रहा हूँ बोलते रहो भाई। देखो आई डोंट थिंक कि अगर उनके पास कोई एंटी मोदी पॉइंट है तो उन्हें बोलना चाहिए। उनको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती उसकी। मुझे भी नहीं, बट वो लॉजिक वाले होते नहीं कई। हाँ कई होते हैं, बट फिर मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर भाई तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको एंटी मोदी पॉइंट बोलना, बोलते रहो, मुझे मत बोलो, मुझे कुछ गलत मत बोलो। बट फिर दोस्ती कैसे रहती है मुझे ये बताओ आप। जैसे मैं पहले सोचता था कि यार वो है, उसका पॉलिटिकल व्यू है, ठीक। ये वैसे बहुत बड़ी स्टडी है यूएस और सब में भी कि नाउ द लेफ्ट एंड द राइट आर नॉट एबल टू स्टे फ्रेंड्स। इनफैक्ट दे डोंट इवन मैरी नाउ दैट मच, ठीक। पहले था, जब से अवेयरनेस आई है, कर्टसी सोशल मीडिया, कर्टसी अदर थिंग्स, जब वो और आप आइडियोलॉजिकली मैच नहीं कर रहे हैं, मैं तो हाय हेलो की दोस्ती रह सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी मुश्किल है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने कहा भाई तुम क्या, जब ऐसे विचारधारा वाले शब्द यूज किए जाते हैं ना, मैंने कहा तुम्हारी क्या विचारधारा है? तुमने लास्ट किताब कौन सी पढ़ी है? 300 वर्ड का आर्टिकल पढ़ने के बाद विचारधारा की बात करोगे क्या यार? विचारधारा एक इतना बड़ा शब्द है ना, वो ऐसे नहीं बन जाता हवा में। आपको स्टडी करना पड़ता है, 10-12 साल आपको लगाने पड़ते हैं, तब आप। और ये क्या होता है ना, विचारधारा आप 300 वर्ड का आर्टिकल पढ़ने के बाद नहीं पढ़ा ना, वीडियो देखें जाकिर नायक के भाई, चलो जो भी है, मतलब अपनी अब क्या है ना, देखो नेहरू क्या है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो अब उनको ये ही नहीं पता कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। मतलब पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो आज की डेट में, अब ये टॉमी रॉबिन्सन का मुद्दा देखा है, वहाँ पर कितना ब्रिटेन का आदमी जमा हो गया मुसलमानों के खिलाफ। पूरा मुद्दा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है ना। तो ब्रिटेन की राजनीति के अंदर ये मुद्दा आ चुका। नहीं तो पहले 4-5 साल पहले तक भी, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ बोल देते थे ये साला इंडिया तो कभी डेवलप हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान होता रहता है। भाई पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई देश मुझे बताओ ना। बेल्जियम में नहीं हो रहा, जर्मनी में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, इवन यूएस में नहीं हो रहा। 1% मुसलमान है वहाँ पर। यूएस की पॉलिटिक्स में आज मुसलमान एक मुद्दा बन चुका है। वहां पर चुनाव जीत रहा हो, मेयर बन रहा है जो है। हाँ, क्या नाम है उसका, ममदानी। हाँ। दुनिया का सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो कौन कर रहा है वो देख लो जरा, किसी भी देश के अंदर पूरा डेटा है सबके सामने। अब वो कहेंगे तो क्राइम वो कर रहे हैं तो क्राइम तो हिंदू भी कर रहा है। तो अब ये पता क्या है, हिंदुओं के 2 इंसिडेंट और उनके 2000 इंसिडेंट दोनों को इक्वल कर दिया। वही बात है। तो दिस इज क्या बोलेंगे इसे, फेक इक्वलिज्म बोलेंगे या क्या बोलेंगे, व्हाटएवर। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है ही नहीं। हाँ, वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात जो है ना। अब भाई क्रिमिनल तो हर कम्युनिटी में मिलता है। तो ये एक स्टेटमेंट है भाई, हर कम्युनिटी के अंदर अपराधी मिलते हैं। भाई मिलते हैं, हमें भी पता है, पर तादाद देखो ना। कोई कम्युनिटी अपने जनसंख्या अनुपात से 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज्यादा क्रिमिनल पैदा कर रही है, तो देयर इज समथिंग डेस्परेटली रॉन्ग, जो सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ जा रही है। अब मेरी इन बातों पे डिबेट्स होती हैं, पर फिर जब मैं डेटा, आंकड़े और ये सब चीज़ों पे आ जाता हूँ तो फिर वहाँ पर चुप्पी का सा माहौल हो जाता है। पर आप एक बात सोचो ना, जब आप पूरा डेटा दे दो, पूरी चीज कर दो, वो तब भी कहें नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ? मेरे साथ क्या हुआ ना, फिर लगता है भाई कहाँ सर फोड़े, इससे बात करके क्या फायदा। तो मेरे साथ क्या है कि मेरे मतलब जितने भी दोस्त हैं, जितने भी, वो तो सब एंटी मोदी हैं। सब मतलब 6 दोस्त हैं, तो 6 के 6 वैसे ही हैं। मतलब अगर 2-3 तो पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते, पर अगर उनसे कुछ उनका व्यू कभी कह दिया जाए कि बोलो, तो वो बात वही निकलेगी जो दवायर में लिखी होगी। नफरत की राजनीति मत करो यार, नफरत फैला रहे हो तुम। हाँ, तो वो नफरती चिंटू। तो वो इस तरीके से है, ठीक है। तो मेरे जितने भी जो MBA वाले थे वो तो सब ऐसे हैं। और जो मेरे स्कूल वाले हैं वो कट्टर, मतलब मोदी जी के बारे में मत बोल दियो कुछ बस, अच्छा, बाकी मैं पेल दूंगा आपको। मोदी जी के बारे में वो ऐसे हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्ट्रास्ट है मेरा। उनको सबको बुला लो एक दिन यहाँ पॉडकास्ट करते हैं। अब जैसे उनको भी हम लोग पॉपकॉर्न खाएंगे। मेरा एक वो तो भाई रॉयल रंबल हो जाएगी, मोरम पिट्टी ही होगी वहां पे, और कुछ होगा ही नहीं।
अब मेरा एक दोस्त है, वो तो काफ़ी एंटी मोदी है। हाँ। 2 और हैं, वो वोट मोदी को देते हैं पर गाली भी मोदी को ऐसे भी एक मेरा भी है ऐसा। ऐसे ये वाला मेरे साथ भी हुआ है। अब क्या है ना, ये इसमें मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता। भाई आप जिससे वोट दे रहे हो गाली भी उससे आप अपेक्षा करोगे ना कुछ काम की। अगर नहीं होगा तो फिर गाली दोगे। क्रिटिक करो ना प्रॉपर। अब हमारे पापा प्रॉपर क्रिटिक करने के लिए पढ़ना पड़ता है। अब हमारे पापा हमें गाली देंगे ना, पड़ोसियों को थोड़ी देंगे। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आई एम ऑल फॉर। और हम भी देते हैं यार, हम भी जो मोदी का क्रिटिसिज्म है अभी हम करने जा रहे हैं ना क्रिकेट मैच के ऊपर। क्रिकेट मैच पे तो बनता ही है। तो ये अभी क्या हुआ था, मोदी जी ने एक बार इस क्वेश्चन का आंसर किया था। किस क्वेश्चन का? कि मेरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज करते हैं तो ऊपर से फोन आ जाते हैं या फिर कुछ और चीजें आ जाती हैं, तो ईडी वीडी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत तगड़ा शब्द है। क्रिटिसाइज करने के लिए किसी को उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके कामों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इतना समय किसके पास है? उनको तो क्रिटिसाइज करना है, तो क्रिटिसाइज बस कर दिया जाता है। नहीं, वो कहते हैं, उसने मोदी ने बोला था कि क्रिटिसिज्म की जगह एलिगेशंस ले लेती हैं। अपना कीचड़ उठाओ, छिड़को, भाग जाओ। तो भाई यही है, शूट एंड स्कूट। तो ये चलता है। बाकी तो देखो, मुझे तो सिंपल सी बट आप इस पे आते हैं, हम लोग जरा क्रिकेट मैच के ऊपर आते हैं भाई सबसे पहले तो। बिकॉज हम लोग क्रिटिसिज्म और इसकी बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप बताओ भाई आपका क्या व्यू पॉइंट था? देखो मेरा व्यू पॉइंट, आपने देखा था मैच? नहीं देखा था? मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मैं जिम में था उस वक्त जब मैच आ रहा था। मैंने एक बॉल नहीं देखी मैच की, बिकॉज तो जिम में चल रहा था मैच। अच्छा, जिम में तो चल रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बंद करवा दूंगा। तो वहाँ पे 2-4 बॉल अगर देख ली हो ऐसे करते करते कुछ वो हुआ हो तो अलग बात है। अदरवाइज तो नहीं देखा। घर में तो नहीं चला, मतलब एटलीस्ट मैंने वो व्यूअरशिप नहीं बढ़ाई अपने घर में चला के। वो जो मैटर करता है वो यही मैटर करता है। जहाँ पे चल रहा है वहाँ से तो आप रोक ही नहीं सकते, बट जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे नहीं चला। वो एक और व्यूअर नहीं बढ़ा वहाँ पे। वो चीज़ है। और क्या कहना है आपको? कहना मेरा इस पे कहना पूरी इस चीज़ पे यही है भाई कि हुआ तो गलत ही है। मतलब आपने और हम सब ने क्रिटिसाइज किया, सब ने क्रिटिसाइज किया ये मैच नहीं खेलना चाहिए। आपने पहला स्टांस यही लिया था कि हम ना तो होस्ट करेंगे एशिया कप को और ना ही एशिया कप में खेलेंगे। फिर आपको अचानक से पैसा देश से ज्यादा प्यारा हो गया और आपने कहा कि नहीं, इन वन लाइन यही, इट्स ग्रीड, इट्स ग्रीड। तो आपको पैसा देश से ज्यादा प्यारा हो गया और आपने कहा कि नहीं ये तो खेलना पड़ेगा। उससे पहले मैं इस फेवर में था कि ठीक है भाई, अब ऐसे टूर्नामेंट्स तो एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स तो आपको खेलने ही पड़ेंगे। तो उसमें तो आप क्या ही कर सकते हो। और आईसीसी और ये लोग हैं भी फिर इतने चंड के इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखेंगे। उनके लिए तो मिंटिंग मनी का सबसे बढ़िया ऑफर वो यही है, मौका यही है। तो ये होना ही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या धूर्तता की है कि तीन मैचेस करवाए। एक ग्रुप में क्यों रखा, दूसरे ग्रुप में रख लेते भाई। फिर जब सुपर 4 में खेलते तब आप देखते क्या होगा। और सुपर 4 से मेरे ख्याल पाकिस्तान आगे भी चली जाएगी, तो हो सकता है 3 मैच खेल ले। मतलब प्रोसेस तो इन्होंने उस तरीके से ही किया है कि उसको 3 मैच ये इंडिया पाकिस्तान ही हो जाए। तो अब मुद्दा वही है। और ऊपर से आप जब ये मैच शुरू होने वाला था, वहाँ का एक वो था, एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि ये जो हमारी पाकिस्तान की टीम है ना, ये टीम सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ सकती है। यार ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, उधर से आपका मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि इंडिया के ऊपर परमाणु मार दो। और ये जो आदमी था एक इनका क्रिकेटर जिसने वो भद्दी स्टोरी डाली थी सिंदूर लगाने वाली, वो क्या नाम था उसका? फहीम करके कुछ नाम है एक उसका। तो इनके प्लेयर्स के नाम याद नहीं रहते। हाँ, वो प्लेयर ने स्टोरी डाली थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि भारत माँ की फोटो है और उसको सिंदूर लगा रहा है पाकिस्तानी। मतलब इतनी बेशर्मी वाली चीज, उसके साथ क्रिकेट खेला है हम लोगों ने। सोच के मतलब वो आ जाती है। मैं तो ये देखना चाहता था क्या इस उल्लू के पट्टे से कोई हाथ मिलाता है क्या? फिर पता चला किसी से हाथ नहीं मिलाया। तो मैंने कहा चलो अच्छा, अगर हाथ मिलाते तो जाके नहाना पड़ता है इन लोगों को। सिंबोलिज्म तो चलो ठीक था। सिंबोलिज्म देखो जरूरी नहीं चलता, वो नहीं चलता। पर चक्कर क्या है ना, ये सिंबोलिज्म भी आपका तब आया
जब यहाँ से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया कि इतना बैकलैश मिला, तब जाके इन्होंने ये जेस्चर दिया। अदरवाइज आप देखो तो मोहसिन नकवी और स्काई ने हाथ तो मिलाया था। वो मोहसिन नकवी वही है ना जो फेडरल मिनिस्टर भी है इनका, इंटीरियर। हाँ, क्या बेशरम आदमी है वो, कहता है न्यूक्लियर मार दो। ये जो इनका कैप्टन है उससे भी पहले जब कैप्टन्स मीट थी उसमें भी हाथ मिलाया था। ऐसा थोड़ी है कि तब नहीं मिलाया था। तो जेस्चर तो तब भी दिखाना चाहिए था हिसाब से। अभी तो ये इसलिए हो गया कि भाई इतना बैकलैश है, कोई देख ही नहीं रहा है, व्यूअरशिप इतनी कम हो गई है, टिकट नहीं बिकी है, तो ये सब चीजें मैटर तो करती हैं इवेंचुअली। आप मैच क्यों करा रहे हो? पैसा कमाने के लिए, और पैसा जब आया ही नहीं तो 35 करोड़ रुपए फाइनली पाकिस्तान को मिले हैं इससे। 35 करोड़, और वो पूरा का पूरा इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट अस। एक एक जो बुलेट अपनी और आ रही है वो हम ही लोगों ने ये मैच खेल करके पाकिस्तान को दिए। इससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती। ब्लैक चैप्टर है और हम लोग बेकार बीसीसीआई को इस पे ठेलें। बिल्कुल, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। मैं टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म जो हम साफ तौर पे कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका कोई एस्केप नहीं, इसको चाहे जो ट्विस्ट दिया जाए। आप क्या इस पे सोचते हैं? आप इसमें कितना भी बीसीसीआई कर लो, नहीं मेरा भी लेकिन इवेंचुअली यही है ना कि गवर्नमेंट चाहती तो रोक लेती। सिंपल सी बात है। अभी देखो बीसीसीआई एक संस्था है जिसमें जिसको कैसे चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, वो एक अलग मामला है। इवन आप जो स्टेट बोर्ड्स है ना, स्टेट बोर्ड्स के जो चीफ बने हुए हैं आज के डेट में सब ज्यादातर नेपो किड्स हैं बीजेपी या कांग्रेस के। नेपो किड्स वर्ड से डर लगने लगा है नेपाल के बाद से। तो ये जितनी भी बकैती आप पेलना चाहो वो जो अरे नेपो किड्स से एक बात बताता हूँ बड़ी मजेदार है। एक जो नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ ना, उसमें से एक से वो पूछता है, उसको कुछ पता तो है नहीं भाई, टोटल लड़बैर जेंजी वाले हैं, वो दौड़ रहे हैं सड़कों पे कुछ तो वो उससे कहता है व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वो कहता है नेपो किड्स। हाँ, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा, वो भी शब्द फेंक रहा है, फिर एकदम से बोलता कंगना रनौत। तो उसने बोला कंगना रनौत ने क्या किया? फिर कहता सुशांत सिंह राजपूत। तो लोगों के समझ नहीं आया। फिर पता लगा कि उसने कंगना रनौत से पहली बार सुना नेपो किड्स। ठीक है, 2017 में आधे लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने तो तभी जाना ना नेपो किड्स क्या, इसने भी तब जाना। फिर वो पहली बार सुना था। फिर बोलता सुशांत सिंह राजपूत, मतलब वो दिखाना चाह रहा था जैसे वो विक्टिम था नेपोटिज्म का, और नेपो किड्स बोल के सब दौड़ रहे हैं। तो नेपो किड्स वर्ड बड़ा डरावना हो गया जब आप बोलते हो। आप प्लीज कंटिन्यू करो उस पे। वो क्रिकेट बोर्ड्स में जो है, मैं बेसिकली यही बता रहा था कि अगर आप क्रिकेट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो भारत के अंदर पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादातर संभाल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, और वो सारी चीज़ें अब उनके बच्चे संभालने लग गए हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना, एटलीस्ट चलो मैं इस चीज़ में तो कहूँगा कि यहाँ पर ये बीजेपी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि गृह मंत्री का बेटा सीधा गृह मंत्री बन जाएगा। हाँ। ठीक है, उसे बीसीसीआई पर झुंझुना दे दिया है, आईसीसी का चीफ बनाएंगे। ऐसे थोड़ी बना देंगे तो वो बना दिया चलो, मतलब देखो जो भी है, अब राजनाथ सिंह का बेटा भी जो है वो एमएलए के इलेक्शन से आई थिंक उसने स्टार्ट किया है ना। हाँ। तो चलो ठीक है, ये नहीं है कि राजनाथ सिंह का बेटा है तो भाई सीधा गृह मंत्री बन जाएगा। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, इतना सेटिस्फैक्शन है। बट स्टिल जो नेपोटिज्म है वो एग्जिस्ट करता है। सब अपने अपने बेटों को कहीं ना कहीं बड़ी पोजीशन पर सेट कर रहे हैं, जो कि किसी और डिजर्विंग व्यक्ति को जानी चाहिए थी। राइट? तो जो क्रिकेट का खेल का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का भारत के अंदर। अब ना ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी के अंदर भी टॉप मोस्ट बॉडी को अगर आप छोड़ दो, उसके अलावा सब अगले 5 साल की तैयारी करते हैं कि चलो भाई 5 साल बाद चुनाव कैसे जीतना है, 5 साल में पैसा कैसे अंदर समेट लेना है। एमपी एमएलए सबका यही काम है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी यही हाल है। ठीक है, तो सब चांदी काट रहे हैं, असली बात ये है। और टॉप मोस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आई डेफिनेटली फील देर आर सम पीपल जो कि टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हैं बीजेपी के अंदर, वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ऐसे कुछ काम इस देश के अंदर हुए हैं जो बिना आइडियोलॉजी के हो ही नहीं सकते थे, संभव ही नहीं थे। इस पे क्यों नहीं कोई आया सामने? इस पे देख लो, पता नहीं क्या, कोई किसी ने बयान तक नहीं दिया। आरएसएस ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दी कि यार क्रिकेट कैसे हो सकता है। रॉयली इग्नोर किया है सबने। प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, गृह मंत्री का कोई बयान, किसी का, आरएसएस का भी नहीं, किसी का भी नहीं है। सूर्य कुमार का तो है, सूर्य कुमार बोल रहा है अपना। आओ, सूर्य कुमार ने चलो जो भी बोला उसको बोल दिया होगा किसी महीने, भाई बचा लो थोड़ी इज्जत। तो यही हुआ है, और क्या हुआ है, ऐसा ही होता है। पाकिस्तानियों की गट्स देखो ऐसे। वो जो यूसुफ यूहाना टर्न्ड मोहम्मद यूसुफ है,
जिसकी घंटे भर की औकात नहीं थी, यूसुफ योहाना से उसको चेंज करना पड़ा अपने को। क्या क्या बोल रहा है वो। हाँ, उसने इसको तो गाली दी। इनके जो ये पूरा जो चल रहा था अभी तक पाकिस्तान का, और मैं अपने लोगों को बहुत ब्लेम करता हूँ इसके लिए, जो हरभजन सिंह, युवराज सिंह, अमिताभ बच्चन फॉर दैट मैटर, इमरान खान के लिए जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड, अकल नहीं है ढेले की बिल्कुल। जो युवराज हरभजन जो है ना, इन्होंने साला ये सुअर है जो सुअर की भी बेइज्जती कर दिया मैंने। खैर शाहिद अफरीदी, हाँ। ये कुछ अपना वहाँ पे प्रोग्राम चला रहा था, उसके लिए फंड रेजर यहाँ पे चला दिया था। लाला कर रहे हैं और सिद्धू गले मिल रहा है, शाहरुख खान कह रहा है असली पठान भाई तो मेरा ये है। क्या मतलब ये इन्होंने बहुत लेट डाउन किया है भारत को। एक्चुअली ये रियल कल्प्रिट्स हैं जो लोग भूल जाते हैं अक्सर। ये आपको पता है, ये अफरीदी, हाँ, अफरीदी का दादा जो था वो कौन था? भारत में आया था जब ये 1947 के बाद जो कश्मीर में पूरा लड़ाई हुई है उसमें, तो वो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी थोड़ी भेजी थी, आर्मी भी गई थी देश बदल के, बट कबीले गए थे। तो जो कबीले थे ना, ये उसमें अफरीदियों का कबीला भी था, और इसका दादा आया था यहाँ पर। बारामूला था या पता नहीं पुलवामा था, कौन सी जगह थी, वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ की एक पर्टिकुलर स्पेस में 70% आबादी इन्होंने मार दी थी। ये काम किए हैं। इसका एक भाई भी है अभी भी, इसका भाई जो वो तो खैर टेररिस्ट था, 2003 मर गया क्या? आई थिंक मार दिया था, इंडियन फोर्सेस ने ठोका था। अच्छा। तो ये वो तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ पे। मेरे जो दादा थे उनको गाजी का लक़ब दिया था, ये बोलता है। तो ये सिद्धू के बिल्कुल अकल ही नहीं है ना। अरे इनको पता ही नहीं है, सिद्धू नाचता रहता है इसको देख देख के। सारी बात इन्फॉर्मेशन की आगे ना, मैं वही कह रहा था ना कि जो लोग जैसे बोलते हैं मेरी आइडियोलॉजी, भाई आइडियोलॉजी इन्फॉर्मेशन से बनती है। इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं तो आपको लगेगा अरे ये भी तो इंसान है। नहीं भाई, वो इंसान नहीं है। ठीक है, उसका भाई जो है वो टेररिस्ट था, और वो टेररिस्ट सपोर्टर है, और वो अपने दादा को भी सपोर्ट करता है, जिन्होंने हमारे देश के अंदर क्या बोलूं अब, गाजर मूली की तरह काट दिया था लोगों को। आप एक बार देखो वहाँ पे इसकी हिस्ट्री निकाल के देखो। मैं लोगों से कहूँगा ये 1947 के बाद जो, मुझे वो डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रही है, पुलवामा थी या पता नहीं कौन, मतलब कश्मीर के अंदर ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, उसके अंदर बताया जाता है 70% लोगों को इन्होंने मार दिया था। हॉस्पिटल था एक, उसके अंदर जाके इन्होंने क्या किया था, वो तो जो आर्म्ड फोर्सेस थी इंडिया की वो आ गई, अदरवाइज इन्होंने श्रीनगर ले लिया था ऑलमोस्ट। बहुत खतरनाक चीज़ रही है। एंड द फैक्ट कि हम लोग सब सोते रहे उस चीज़ के ऊपर, जो हमारा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्रिकेटर्स हैं फॉर्मर, ये बहुत डिस्गस्टिंग लगी मुझे। मेन बात इसमें ना एक चीज़ और जो यूहाना ने कही, मतलब मोहम्मद यूसुफ ने कही, वो ये कही कि अंपायर्स को मिला के भारत जीत गया। भाई तूने अपना टीवी तोड़ रखा है, मतलब कमाल कर इसने भी बॉयकॉट कर रखा था। अरे नहीं, वो पंडितों ने भी तो कुछ ज्यादा वो तो एक बार कथा ही था, वर्ल्ड कप में था। मतलब जो इसने सूअर कुमार यादव बोला ना, मैंने कहा यार बकरे जैसी तेरी शक्ल है, तू दूसरों को जानवर से कंपेयर कर रहा है। मतलब मेरे को लगता है कि और पाकिस्तान में आधे से ज्यादा मर्दों की बकरे जैसी दाढ़ी है, इसीलिए वहाँ पे बकरी चोर ज्यादा होते हैं। अब देखो आपको बताऊं मैं, अब आपने क्योंकि इस तरफ बात उठाई है, चोरी की और बात उठाई है, तो इनके जो एक आइडियोलॉजिकल हैं, जिनको चैनल यहाँ पर भी आती थी पहले, जाकिर नायक, हाँ जी, उनके बारे में तो उनके बारे में तो खबरें कितनी मजेदार आ रही है। वो उसको भी हो गया, उसकी बीवी, उसके बहू, उसके बेटे, सबको हो गया। बहू को भी एड्स है। अच्छा, वो अब ये आया है, पता नहीं, मतलब ये हलाला के लिए आई होगी ना। हाँ, तो अनकन्फर्म्ड yet confirmed है ये। कंफर्म जाकिर जी आप ही कंफर्म कर दो, हमें तो नहीं पता, हम तो क्या रियलिटी थोड़ी। फिर मैं अभी चैनल पे था तो आया कि राहुल गांधी जो है वो गए हुए थे जब वीपी का चुनाव चल रहा था, तो उनका एक स्पोक्स पर्सन है जो आता है, उसने कहा वो मलेशिया गए हुए थे। मैंने कहा किससे मिलने गए थे? जाकिर नायक से मिलने गए थे। चुप हो गया वो। फिर दूसरा बोलता है अलेक्जेंडर सोरोस से मिलने गए थे। हाँ, मतलब राहुल गांधी भी जहां पहुंचता है, देखो पता लगता है जाकिर नायक वहां था, सोरोस का कोई कनेक्शन वहां मिल जाता है। इधर अफरीदी कह देता कितना पॉजिटिव आदमी है राहुल गांधी। हाँ, अफरीदी ने भाई आजकल लोग भी राहुल गांधी की वाइफ निकल नहीं वो तो एआई जनरेटेड फोटो था, क्या था वो तो पुराना फोटो है। वो उसकी वाइफ क्या, उसकी गर्लफ्रेंड थी, एक कोलंबियन गर्लफ्रेंड थी, जो कि राहुल गांधी ने खुद इंट्रोड्यूस कराई थी प्रेस के साथ।
2004 की बात है आई थिंक ये। तो 2004 में राहुल गांधी ने आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये शी इज़ माई कोलम्बियन गर्लफ्रेंड और ये और वो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराया था। वी मेट अ बार और वी मेट अ पता नहीं कुछ होटल वगैरह बोला था, क्या कुछ तो भी बोला था, मतलब अच्छा इस तरीके से। बाहर से लोग बहुत अलग मतलब निकाल लेते हैं इनके खानदान से रिलेटेड। हाँ तो हाँ तो वो कोलंबियन गर्लफ्रेंड, अभी वो क्या हुआ कि वही सिमिलर सी दिखने वाली लड़की, मतलब 20-25 साल के बाद सिमिलर दिखने वाली लड़की राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई थी, तो लोगों ने बना दिया कि ये इसकी कोलंबियन गर्लफ्रेंड ही है, ये वही है। ग्रॉक से पूछा जा रहा है, ग्रॉक बताइए ये वही है क्या? तो वो चल रहा था अभी ऑफ लेट। राहुल गांधी भी इज द गिफ्ट दैट कीप्स गिविंग, मतलब छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं है वो। देखो राहुल गांधी जो है ना, बीजेपी भी राहुल गांधी को स्ट्रांग रखती है, बिकॉज बीजेपी जानती है कि इस बंदे का ऐसा हाल नहीं कर देना है कि लोग इसे राजनीति से बाहर फेंक दें, क्योंकि जब तक ये राजनीति में है तब तक हम जीतते मैंने कभी नहीं सोचा था 2014 में जब मोदी जी जीते थे, ठीक, कि 11 साल बाद भी इनका चीफ कंपेटिटर जो है वो राहुल गांधी होगा। ये कोई नहीं सोच सकता था 11 साल बाद भी चलता जा रहा होगा। कांग्रेस के अंदर कोई आवाज उठाने वाला है नहीं ना कि भाई इसे फेंको साइड में, जिसने उठाई वो निकल गया। तो वो कांग्रेस के अंदर कोई पायलट बचा हुआ है अभी तक वहां, पता नहीं कैसे। सचिन पायलट एक मिरेकल है। बट वैसे एक बात जो है, जो आप बता रहे थे, उस पर भी हम लोग जरा बात करें। ये जो लंदन में चल रहा है और इंग्लैंड में पूरा चल रहा है, ये पता है इतने टाइम से बीच बीच में उठा था, ये उठता था और फुस हो जाता था, है ना, चैनलाइज नहीं हो रहा था। एंड ये जो जितने होते हैं ना सेव गाजा वाले और जो सड़कों पे निकलते हैं, इतने इग्नोरेंट हैं। मैं साल में एक बार यूरोप ज़रूर जाता हूँ, रिलेटिव्स भी हैं, सब हैं वहाँ, तो इतने अनजान है भाई लोग वहाँ, इतने अनजान हैं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं है क्या है। यूरोप के लोग इतने अनजान हैं टुवर्ड्स द थ्रेट ऑफ इस्लामिज्म। स्टिल द कॉमन फोक, अगर मैं करूँ, अब नाउ दे आर वेकिंग अप, बट द कॉमन फोक कुछ आइडिया ही नहीं है उनको कि ये क्या क्या चीज़ है, ये इसकी कोई दवा नहीं है, ये उनको भी पता नहीं है चीज़ का। और मैं अगर लोगों से बात करूँ, बैक इन जो पुराने लोग हैं इंग्लैंड में 60s 70s 80s के आए हुए, वो कहते हैं इतना पॉजिटिव परसेप्शन था पाकिस्तानियों की ओर जब 60s में आ रहे थे। दे यूज्ड टू ट्रीट एज पाकिस्तान भी बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे, और मास माइग्रेशन हुआ है तब पाकिस्तानियों का और इन सब का 60s 70s में। दे डिड नॉट वेक अप कि ये साले हैं क्या। तो ये कितने धूर्त होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, कितना चुप्पे से घुसते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं और एकदम से सरतन से जुदा करते हैं। ये एक बड़ी, इनका एक पैटर्न बहुत तगड़ा ये वाला। नहीं, इसमें अब जैसे आप बता रहे हो ना कि यूके का आपने एग्जांपल दिया है मोटा मोटा, तो यूके समेत बाकी जो इसमें यूरोप में देश हैं, उनके अंदर ये सिमिलर टाइम पे ये पैटर्न शुरू हुआ है, मल्टीकल्चरलिज्म जिसे बोला जाता है। अब उसके अंदर भी उनकी भी ना रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि क्या हुआ है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें करोड़ों लोग मारे गए हैं। अब करोड़ों लोग, भाई बूढ़े तो लड़ने जाते नहीं हैं, जवान लोग मारे गए हैं, पूरा एक तरीके से आप ये लगा लीजिए यूरोप का यौवन खत्म हो गया था। तो जब खत्म हो गया तो भाई काम कौन करेगा? फैक्ट्रीज, तुमने साला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेटअप वगैरह बना रखे, इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रखे, काम कौन करेगा वहाँ पर? काम करने के लिए तुम्हारे पास अब लोग नहीं बचे हैं जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। तो वो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों को, और वो सरकारें जैसा माहौल बनाती हैं, लोग वैसे अपना माहौल बन जाता है, अनटिल एंड अनलेस मतलब बिल्कुल माहौल ख़राब नहीं हो। तो उन्होंने पहले 25-30 साल तो ठीक ही रहे हैं पाकिस्तानी भी, उसके बाद तो आप बात ठीक कह रहे हो। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, द वाइट मैन्स डेलुलू जो है ना, ही हैज नो क्लू अबाउट व्हाट इस्लामिज्म इज। जब आप मुजाहिद्स को भी आर्म कर रहे थे, इवन जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, या जब पीपल लाइक विंस्टन चर्चिल यूज्ड टू से कि अरे ये कौम जो है बड़ी बहादुर है, ये है। एंड ब्रिटेन का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर था टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग एंड टुवर्ड्स ऑल दीज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये फिर उसी हाथ को काटते हैं, द हैंड दैट फीड्स देम, वो वाली चीज इनको बिल्कुल क्लू नहीं है। और ये ठीक हो नहीं रही है चीज अभी भी। ये साले तब जागते हैं जब इनके गर्दन आ जाती है। नहीं देखो, मुझे ऐसा लगता है कि
जो हाल पहले था, अभी ये जो रैली हुई है जो जिसमें ये टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में जो रैली हुई है, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास एटलीस्ट मैसेज जाने लग गया, बट दे डू नॉट नो हाउ टू चैनलाइज, हाउ टू यूनाइट, हाउ टू, वो कुछ नहीं है वहाँ पे। अब जैसे क्या है ना, जो वो सारी चीज़ें अभी, वो तो हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इनको 9/11 के बाद भी पूरी तरह समझ में नहीं आई ये बात यार। वो देखो ना, वहां से इनका इंट्रोडक्शन शुरू हाँ, 9/11 हो टेक गया। टाइम। बाकी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं करता है वहाँ पर। पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, कैसे, वो सब पता नहीं है। कम्युनिटी जब तक गैदर नहीं होती है एक झंडे के नीचे, तब तक यूनिटी नहीं आती है। आपको एक झंडा चाहिए, या वो झंडा रिलीजियस हो सकता है या फिर आपके देश का झंडा हो सकता है। देश के झंडे में फिर दिक्कत ये आर्गुमेंट ये आ जाता है कि ये जो सामने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी तो देश का ही पार्ट है। जो पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, वो भी तो इस देश का पार्ट है, वो भी तो ब्रिटिश सिटीजन है। तो वो भी यूनियन जैक के ही गीत गा रहा है। ये आर्गुमेंट्स आते हैं। तो रिलीजियस झंडा इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप कहीं पर भी पैटर्न देख लो, ये 90s के अंदर जो ग्रूमिंग गैंग्स वगैरह हैं, ये बनने चालू हो गए थे। न्यूज़ में अभी ज़्यादा गैंग्स ही की बात करने जा रहा था। 90s के अंदर रोथरहाम शहर है, वहाँ पर उसमें ग्रूमिंग गैंग्स के पूरे केसेस चालू हो गए थे। किस तरीके से वहाँ पे जो वाइट लड़कियाँ थी उनको ग्रूम। अब हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो है ना, हिंदू लड़कियाँ, सिख लड़कियाँ, उनको थोड़ा सा सेंस है बिकॉज ऑफ उनके जैसे परिवार में बातचीत होती है थोड़ी बहुत, अरे नहीं भाई ये आदमी ठीक नहीं होगा, वो आदमी ठीक, इस तरीके से जो बातचीत होती है उसके थ्रू सेंस ऑफ थोड़ा बहुत हिस्ट्री आ जाता है। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में मैक्सिमम कुछ लड़ाई हुई ऑटोमन्स के साथ हुई है, और ऑटोमन्स के साथ भी सबसे ज़्यादा लड़ाई किसने की? पोलैंड ने। पोलैंड से ही वो हार गए थे, पोलैंड ने ही उनको हरा दिया था। तो जब पोलैंड ने हरा दिया, देख लो पोलैंड के अंदर सेंस है, पोलैंड किसी माइग्रेंट को नहीं ले रहा, समझ रहे हो? पोलैंड नहीं ले रहा, बाकी सब ले रहे हैं, क्योंकि जो पोल्स को हराने के बाद ही ऑटोमन यूरोप में आगे बढ़ सकते थे। पोल्स ने ही उनको हरा दिया। आई थिंक 2 या 3 बार का केस है ये। इसका सोल्यूशन क्या है मेरे हिसाब से भाई? इसका एक बहुत बढ़िया आपको सोल्यूशन बताऊं, आसमानी किताब बी मेड कंपलसरी। लेट इट बी मेड कंपलसरी। ये मैं बहुत सब पढ़ो, जरूर पढ़ो, और कम से कम 26 जो आयत हैं वो सब पढ़ो। हाँ, तो ये इतना जरूरी है। मतलब मैं इन ऑल सीरियसनेस ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो किताब लोगों ने पढ़ नहीं रखी है और अज्यूम करते रहते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट कुछ और बताते हैं, आपका चश्मा बदलिए अपना आप चश्मा बदलिए। अरे साले क्या चश्मा बदले भाई, मैं आपको देखो क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है यार। आर्गुमेंट बताता हूँ। तो बहुत झेले आर्गुमेंट्स भाई। हाँ, मैं सेल्फ डाउट करता रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं कोई गलत वर्जन पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही नहीं होता था, मैं यूं पढ़ता था, अरे यार ये क्या है। लोगों के आर्गुमेंट होते हैं कि ये भगवान की किताब में कुछ गलत कैसे हो सकता है। तो भाई भगवान की किताब जिसे तुम कह रहे हो वो किसी इंसान के शब्द हैं, ठीक है? आप मतलब उनको ये चीज समझ में है, वो दे आर प्रॉपरली थिंकिंग ये कुछ आसमान से ही सच में उतरी है। सबसे मेन दो है, वो है एक तो होता कॉन्टेक्स्ट, आपने सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा। तो मैंने एक बार मान ली बात, मैंने कहा यार हो सकता है मैंने कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी फिर मैंने कहा ये तो और खतरनाक है। ये तो और खतरनाक निकला है कॉन्टेक्स्ट के साथ, बिना कॉन्टेक्स्ट बेटर थी ये तो। फिर वो कहते हैं ये उस जमाने के हिसाब से है। तो मैंने कहा अब इस जमाने में क्या चल रहा है भाई, फिर या तो फिर बोलो रिफॉर्म मत करो, फिर रिफॉर्म लाओ ना, चेंज करो। वो भी नहीं लाने हैं। इट इज रहना भी साला वही छठी सेंचुरी में चेंज नहीं किया। ये डायलॉग आते हैं, हमने एक नुक्ता तक चेंज नहीं किया, एक फुल स्टॉप तक नहीं बदला है हमने। सोचो ना बात को। एंड जिस स्पीड पे भाई ब्रिटेन में, अगर मैं ब्रिटेन पर से की बात करूं, वैसे तो पूरे यूरोप में इस समय है मशरूमिंग, मॉस्क्स बड़ी हैं। जिस तरह से 1800 जिस तरह से इन्होंने डिमांड किया कि हमारे को भी अपना दीनी इल्म चाहिए हमें, उस पे इन्होंने बात करी है। द वे धीरे धीरे दे हैव असर्टेड देयर राइट। मैं एक चीज से तो बहुत इंप्रेस्ड हूं, इनका जो पॉलिटिकल दिमाग है, कैसे ये हल्के से मल्टीप्लाई करके अपने राइट्स मांग के, इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बाद अपने मेयर्स भी इलेक्ट करा ले जाते हैं। नाटक अल तकिया भी बहुत बढ़िया करते हैं कि भाई हम तो गंगा जमुनी तहजीब, आप ही के साथ हैं हम, कॉम्पोजिट कल्चर, मल्टी कल्चरलिज्म,
आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। और इस पे अभी भी लोग जो नहीं जाग रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य, क्योंकि हम तो जाग रहे हैं भाई अब। सही बात है। पर लोग अब सोते चले जा रहे हैं अभी भी इस पे। तो इनको जगाया कैसे जाए ना, ये इसका सिर्फ यही है इलाज, भाई दीनी किताब सब पढ़ो आप लोग, है ना, इस पे क्विज होने चाहिए। नहीं, ऊपर से क्या है ना, यूरोप के अंदर ऑलरेडी जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं। हाँ, यही मैं बोलने वाला था अभी। क्रिश्चियनिटी आप पूरे यूरोप में देख लीजिए कि चर्चेस के अंदर क्या हो रहा है, चर्चेस के अंदर पब्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें ये सब चल रही हैं। तो जो चीज़ इस पूरे जिहाद के साथ लड़ सकती है वो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ क्रिश्चियनिटी के अंदर या जो भी है वो उन्होंने जो मिशनरी एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं, मेरा उनसे आर्गुमेंट रहता है हमेशा। बट मैं वैसे यूरोप के उससे बता रहा हूँ कि यूरोप जो है अगर उसे वैसा रहना है तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा झंडा होना चाहिए जिसके नीचे वो खड़े होकर इस जिहाद के खिलाफ लड़ सकें। और वो झंडा मेरे हिसाब से तो क्रिश्चियनिटी का ही हो सकता है। क्रिश्चियनिटी और जो वाइट्स का डिक्लाइन है डेमोग्राफिकली, आई थिंक कुछ ऐसा मैं पढ़ रहा था, आई थिंक चार्ली कर्क ही कहीं बोल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसकी डेथ हो गई, कि 1929 या 1930 में शायद वाइट्स की संख्या इंग्लैंड में 74 या 75% थी, जो आज डिक्लाइन करके वाइट्स आर नाउ इन अ माइनॉरिटी। तो इट इज़ अ मैसिव डिक्लाइन बियॉन्ड रेशियल प्रोफाइलिंग मैं बात कर रहा हूँ। इतना मैसिव इन्होंने अंदर लिया है इधर उधर से, एंड दे थिंक दिस इज मल्टीकल्चरलिज्म, बट इट विल नाउ, अब ये उस लेवल पे जा रहा है ना, जो गाजा वगैरह की रैलीज निकल रही हैं ये अब, और लेफ्ट इसको जिंदा रखेगी हमेशा। लेफ्ट की फुट सोल्जर्स यही है। अब ये भाई कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी ही इसको ख़त्म कर सकती है, वो एक्चुअली सही भी है। मतलब अगर क्रिश्चियनिटी आप मूल रूप से देखो, एक बार क्या हुआ कि किसी ने ना बाइक और उसके ऊपर कुरान का कवर चढ़ाया और उसकी कुछ जो आयतें हैं वो लोगों को रैंडमली पढ़वाई, और उसका नीचे मीनिंग भी था वो भी रैंडमली पढ़वाया लोगों को। तो उसमें लिखा हुआ था इसको मार दो, जो इसमें बिलीव ना करे उसको मार दो, और ये इस तरीके की चीज़ें उसमें भी लिखी हुई हैं। तो वो पढ़ाया तो कहते हाँ कुरान तो ऐसी, मतलब इंग्लैंड में ही हो रहा था ये, हाँ कुरान तो ऐसी ही है, उसमें तो यही लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही हुआ है। फिर उसने क्या किया, उसने ऊपर का कवर हटाया और कहा ये देखो अंदर ये है। कहते हैं ये तो इसमें भी लिखा हुआ है। तो मतलब, और अगर देखा जाए मोटा मोटे रूप से दोनों बुक्स में ना 500 वर्सेस ही ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। ऊपर से क्या है ना कि जो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं उसमें तो भयंकर चीजें, और ये इन लोगों ने कम किया है क्या, क्रिश्चियनिटी के अंडर कैसी कैसी चीजें हुई हैं भाई। मैं अभी पता नहीं क्या चीजें पढ़ रहा था, इनक्विजिशंस होते थे डिफरेंट, गोवा में भी हुए, गोवा में भी हुए, और पूरे यूरोप के अंदर डिफरेंट जगहों पर सेलिब्रेट करते हैं लोग अभी। सेंट जेवियर्स नाम है, क्या नाम है उसका? राइट, जेवियर्स ने लिखा था कि अगर इस देश में ब्राह्मण ना हो तो हम पूरे कम्युनिटी को क्रिश्चियन बना दें। एक वो था उधर यूरोप के अंदर, एक कोई पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर सेक्ट निकलने लगा था जो कि क्रिश्चियनिटी से अलग सोचता था। ये 12th या 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। एक फरमान निकाला गया, 19,000 लोगों को जला के मार दिया। ऐसे कितने केसेस हैं जूस के खिलाफ और सब चीज़ों के खिलाफ। आप देखो जरा प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, ये एक तो होता है स्टेट को अधिकार है कि किसी को सजा दे, इनको अधिकार था, इनकी कोर्ट्स चल रही थी, रिलीजियस कोर्ट्स जो होती हैं। कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचता था, वो ये कॉपरनिकस हो गया, आपका गैलीलियो हो गया, इन सब ने भुगता है। हाँ। पर देखो सिद्धरमैया जो है हमारे, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है बेसिक, कन्वर्जन इसीलिए तो हो रहा है। बस मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ हिंदुइज्म के अंदर भी मिशनरी एक्टिविटीज हो जाएं भाई। ये जो आर्य समाजी मूवमेंट चले थे, शुद्धि मूवमेंट वगैरह, ये बहुत जरूरी हैं। ये आज उस समय जो देखिए आर्य समाज का के अंदर आप कितना भी उसमें डिबेट कर लीजिए, उसमें आप कुछ चीज़ों से एग्री नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं खुद नहीं करता हूँ कई चीज़ों, बट एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो जिसको हम कहते हैं शुद्धि मूवमेंट, वो उन्होंने ही चालू किया था, स्वामी दयानंद ने। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जो थे, उन्होंने उसको मास लेवल पर लेकर गए थे। और बहुत से मुस्लिम्स जो थे उन्होंने घर वापसी की थी, और आज की डेट में वो आराम से रहते हैं,
कोई मतलब हमें पता तक नहीं होगा कि ये लोग पहले मुसलमान थे और ये क्या घूम करके इन लोगों ने कास्ट को क्या बना दिया, मतलब बाकी सबके। और अभी एक डिबेट में वो कह रहा है देखिए यही वजह है लोग इस्लाम में आए। मैंने कहा बताओ, जो खुला बोल रहा है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में, नॉन बिलीवर्स को कैसे जहन्नम में तला जाएगा, कहाँ जाएंगे, वो नहीं है, वो इक्वालिटी है भाई। वो गजब की इक्वालिटी है। और यहाँ पे कह रहा है देखिए आपकी जो वर्ण व्यवस्था है, जो आपके यहाँ जो ऊपर नीचे हो गया, दलितों के सामने आपने ऐसा। अच्छा, और मोहन भागवत ने भी बोल दिया ना एक जो, उसको तो इन्होंने वो बना लिया अब तो वो हर जगह वही हर जगह कि देखिए हजारों वर्ष तक आपने पशुओं की तरह व्यवहार किया है उनके साथ। अब तो मोहन भागवत कह रहे हैं देखो अब इनको मोहन भागवत से वैलिडेशन मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मोहन भागवत ने जो कहा है वो उनका अपना एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट आपको जो अवेलेबल एविडेंस है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा चीजों। भाई किसी की हिम्मत बची है, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत बची है। पॉलिटिकल पार्टी तो साले टच नहीं करेंगे। मुझे सिंपल बात बताओ, आज से 50 साल बाद, 50 साल बाद, ठीक, कई लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल, जिनका इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट हो चुका होगा। बिल्कुल किसी की हिम्मत है आज ये कहने की कि यस आज से 50 साल बाद हमें लगता है कि कुछ रिजर्वेशन हट चुकी होगी। भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, बढ़ चुकी होगी। हाँ, उल्टा बढ़ चुकी होगी। सोचो जरा, अभी तो बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो आप मतलब सोचो, अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अब ये सॉल्व ही नहीं हो सकती until unless the court intervenes। नासूर बन चुका है। अब क्या होगा ना, जैसे पहले क्या होता था, जैसे राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चालू हुआ या हिंदुत्व की जो लहर चालू हुई 90s में जाके चालू हुई, जो कि 1947 के बाद इन्होंने क्रश कर दी थी। जो हिंदू महासभा थी वो इवेंचुअली क्रश हो गई, खत्म हो गई। तो वो लहर जो कभी हुआ करती थी वो भी क्रश हो गई, और फिर 90s में जाके फिर से उठी। सिमिलरली ये लहर किसी दिन उठेगी कि भाई अब बहुत हो गया है, अब कोर्ट के थ्रू आएगा, हटना चाहिए। हाँ, वो कोर्ट के थ्रू ही होना वैसा ही। देखो इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो यही है कि साला सबके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। अगर कुछ मामला कुछ उठे भी तो वो लोग कहते हैं हमारे परिवार को तो ज़रूरत है नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा, छोड़ो। तो इस तरीके से जब आपका एटीट्यूड बन जाएगा, सबके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो ये मतलब एटलीस्ट करीब $15,000 की जो इनकम तब है भी नहीं जाएगा, ये तब भी नहीं जाएगा। यार आपको बहुत इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। एक कंपटीशन क्लियर करके आप इंजीनियर बन जा रहे हो बढ़िया जगह पे, कौन छोड़ेगा? नहीं करना ना भाई। वही तो मतलब इसके दो ही तरीके हैं। आपने मतलब सर्जन तक भी इस तरीके से क्लियर करना है बस। इसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सबका रिजर्वेशन हटा दो, दूसरा तरीका है कि सबको रिजर्वेशन दे दो। ठीक है। अब जो देखिए जो सबको दे दो, धीरे धीरे सभी आ गए। हाँ, सबको दे दो। ब्राह्मण आज 20% नहीं, तो देखो जो EWS है, हाँ EWS तो मजेदार है। तो अब EWS में किसको मिल रहा है रिजर्वेशन? तो वही 15% लोग ले रहे हैं जो बाहर थे, और वो 10% ले रहे हैं। और वो क्रीमी लेयर वाला जो है वो ओबीसी में भी है, तो इधर बिल्कुल रगड़ दी गई। सीलिंग 50 छोड़ो 60, कोई कह रहा 65 ले जाओ, कोई कह रहा इस शेड्यूल में घिसड़ के हम 75 तक ले जा सकते हैं। 82 बोला, पता नहीं किसने बोला है 82। कह रहा 82% होना चाहिए क्योंकि 82% लोग हैं ये टोटल। तो अब ये आप सलाह सेग्रीगेशन कर करके फिर तो भाई जो दलित समुदाय है उसके अंदर भी वाल्मीकि अलग करो, जाटव अलग करो। वाल्मीकियों के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनको अलग कर दो। जाटव के अंदर फिर ये अब कहाँ तक जाओगे फिर? अब फिर तो घरों में पहुंच जाओ कि इस घर की इतनी सीट, इस घर की इतनी सीट, ऐसे कर दो साला। नहीं तो अभी वो जो थी ना कुणवे की कर दो, कुणवे जो डिबेट थी शुभांशु शुक्ला वाली, स्पेस में जो गए थे। तो उससे पहले राकेश शर्मा गए थे स्पेस में। तो मेरी डिबेट विवेक श्रीवास्तव से थी। तो हम लोग पैनल पे बैठे थे। विवेक श्रीवास्तव कहते यू डोंट वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस। इतनी हंसी आई। व्हाई डज ही नॉट वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस? दलित क्यों नहीं स्पेस में जा सकते? एग्जाम क्लियर करो, जाओ। इतना फनी था ना। व्हाई डोंट यू वांट?
तो वो एक कोई कहता है नहीं वी वांट टू सेंड दलित्स टू स्पेस, कहता है नहीं इनको स्पेस दलित्स भी सोच रहे कहाँ हमें स्पेस में भेज रहा है। ये मीडिया में कोई दलित नहीं है, हाँ, क्रिकेटर अरे, में ये तो- क्रिकेटर्स में ये कोई तो दलित नहीं पूरा एक भाई, analysis आया। मतलब साला चल क्या रहा है साले, जो काबिलियत है उसके बेस प्राइवेट कंपनीज है सारी की सारी, जो जिसकी काबिलियत उसके हिसाब से इसमें ले गैस लेते हैं। लाइटिंग बहुत जबरदस्त पता है। नहीं क्या आपका चल क्या रहा है। कहने का मतलब है कि वो काबिल नहीं है? राइट है ना, आप फंस जाओगे। भाई यार सिंपल सी बात है, जो जहां पर जाना चाहता है वहां पर जा रहा है। कोई सरकारी नौकरी यही में जाना आपकी चाहता सोच है, गलत है। कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहता है वहां पे जा रहा है। इसमें मेरे को समझ में नहीं आता भाई। अब यार एक मिनट, मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उसको एक कंपनी की तरह मान लो चला रहा हूँ। मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट, ब्राह्मणवाद है ये। हाँ मैं वही ब्राह्मणवाद है। मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। ठीक है, मैं कैसे रिक्रूट करता हूँ किसी को भी। अब मैंने कम से कम हमारे पास हमारे साथ जो है 6-7 लोगों की जो प्रॉपर टीम है, 6-7 लोग हमारे साथ काम करते हैं। हमने तो आज तक किसी की जाति पूछी नहीं भाई। देखो प्रियंका भारती की अगर आप लोग सुनो, प्रियंका भारती को देख रहे हो ना, वो जो आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है, जो बिल्कुल खुली छूट गई है इस समय, है ना, उसने सुधांशु जी से कह दी क्या है सुधांशु जी 3 वेद पढ़ लिए हैं, ज्ञान आ गया है आपको बहुत। सुधांशु जी कह रहे हैं ऐसे मुझसे किसी ने आज तक यार बात नहीं करी, इतनी बदतमीजी से। वो कह रही अच्छा इस बात की आपको गर्मी चढ़ी हुई है कि आपको 3 वेद आते हैं। अब इस पे आप क्या करोगे? जिस तरह से बिहार में इस समय कास्ट कार्ड खेला जा रहा है ना, कंद वे में खेला जा रहा है। और ये तेजस्वी ने तो कल का नारा आपने सुना तेजस्वी का कि नहीं? क्या बोला है? बहुत मजेदार है कल का नारा। क्या बोला? डिग्री दिखाओ नौकरी लो। तो लोग कह रहे हैं इसी को नहीं मिलेगी इसके तो और ऐसे इसने बेचा है ना, जैसे पकौड़े बेच रहे हो, डिग्री दिखाओ नौकरी लो, डिग्री दिखाओ नौकरी लो। तो अब ये ऐसा चूरन चटा रहा है और कह रहा है ऐसा नहीं होगा कि कोई तुम जात से हट करके मिलेगी, ये मत सोचना कि जात के कमजोर हो तो ये होगा, दिखाओ डिग्री नौकरी लो तुरंत। तो अब यही है ना कि भाई इनके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। अच्छा अभी ये बताओ, मतलब एट द टाइम व्हेन तेजस्वी एंड तेज प्रताप बोथ आर डूइंग देयर ओन पॉलिटिक्स, हाँ, तो उस टाइम पे आपको समझदार बातें ज्यादा किसकी लग रही हैं? ऑल्दो सबकी एक इमेज बना रखी है, बट तेजस्वी और तेज प्रताप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो समझदार बातें ज्यादा कौन कर रहा है, समझदारी भरी? देखो जब इन लोग की बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे विवेक श्रीवास्तव अकलमंद लगने लग जाता है। मैं बस ये कह सकता हूँ जब इन दोनों में चूज करना हो, आई विल चूज विवेक श्रीवास्तव फिर, जो वो अकल की। बट तेजस्वी आप भी गौतम गंभीर के फैन लगते हो। तो ये बट तेजस्वी यार हर पोल में नंबर 1 है यार, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ बिहार के। तो कमाल है ये, मतलब ये सब करने के बाद ये जो बंदा है नंबर 1 है हर पोल पे, मोस्ट पॉपुलर लीडर में। तो बिहार की जनता को भी तो एक सलाम बनता है इसके बाद कि भाई क्या गजब की बुद्धि लगा रखी है उन्होंने। दे आर बाइंग हिज थिंग व्हाटएवर, आई डोंट नो वेदर दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट और नॉट, बट बॉस अच्छे वोट तो आने हैं आरजेडी के इस चुनाव में। ऐसा नहीं होना कि सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो इट इज डेफिनेटली तेजस्वी हु हैज अ बिगर कनेक्ट। नहीं, कनेक्ट तो है। अगर आप समझदारी भरी बातों की बात करोगे तो इस वक्त जो जिस हिसाब से तेज प्रताप बातें कर रहा है वो ऐसी है ही नहीं जिस तरीके से उनकी प्रोजेक्शन है। एक्चुअल बात यही है। मतलब अगर आप अभी कोई एक एग्जांपल मैं सुबह भी दे रहा था, तो तेज प्रताप के सामने कोई बंदा था, उसने बोला जैसे वो चमचे से पीछे लग जाते हैं छुटभैये नेता जो टाइप के होते हैं, वो इस बार तो तेज प्रताप भैया की सरकार बनेगी। तो तेज प्रताप वहीं बैठा होगा, कैसे बनेगी भाई सरकार? कैसे बनेगी सरकार है बताइए? छोटा सा दल है हमारा, कितने जगह हम लड़ नहीं रहे हैं, कैसे बनेगी सरकार? क्या रहेगा, कैसे? वो इस तरीके से वो बातें कर रहा है। उसने कहा कि कौन हमारे साथ है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इनकी सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। इस तरीके से चाटोगे तुम, तो वो इस लेवल पे वैसे बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा नहीं जनरली जो ये नेता होते हैं, मैं एक आध से मिला हुआ हूँ, जो उनके आसपास का ऐसा गजब का चमचों का जाल होता है कि दे कैनॉट थिंक बियॉन्ड। राइट। तो जो यूपी के एक भैया है ना, उनका 2019 से जस्ट पहले 17 का चुनाव हार गए थे वो, ठीक 19 से पहले मैं एक बार कांटेक्ट में आया था, तो
लोगों ने कहा ये राजा भैया भैया तो जो हैं वो अब सीधा प्रधानमंत्री की जो रेस में है। मैंने कहा भाई, और वो मुस्कुरा रहे थे वहाँ खड़े हुए, वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, यानी ही वॉज एक्चुअली टेकिंग इट सीरियसली। अच्छा, कि तब आपको याद होगा गठबंधन हो गया था यूपी में। हाँ, तो लगा था कि बीजेपी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इस बार 200 या और कम पे 160 वाट पे आ जाएगी और ये बन जाएंगे। तो देयर आर पीपल जो इसमें ड्रीम करते हैं, इतना माहौल बना देते हैं चमचे कि भाई ये दिखता ही नहीं कुछ उसके बियॉन्ड। चक्कर क्या है ना, मतलब एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो मतलब ही इज बीजेपी सपोर्टर बट एंटी मोदी। अच्छा। तो उसको कौन चाहिए, उसके हिसाब से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? तो उसके हिसाब से होना चाहिए गडकरी। उसके राजनाथ जी होते तो गडकरी जी के हाँ गडकरी बहुत फैन। तो मतलब वो ऐसा है कि मतलब ही वांट समबडी हु इज सेक्युलर, जो वाजपेयी टाइप के। अच्छा। जैसे वाजपेयी जी थे वैसे, मतलब तो उसके हिसाब से तो वो फेस गडकरी है। तो गडकरी मतलब बीजेपी आए लेकिन गडकरी बन जाए, मोदी हट जाए, मोदी सेक्युलर नहीं है। तो ये उसका थॉट प्रोसेस है। अब उन भाई साहब ने थियोरी बनाई थी 2019 में, और चुनाव से पहले कम से कम 20 या 25 बार उसने मेरे को अकेले को ये थियोरी सुनाई होगी, और उसके अलावा बाकी लोगों को तो कितनी बार सुनाई होगी। उसने कहा कि इसकी सीट जो है वो इस बार कम होंगी, पिछली बार तो चलो पूरा कट गया था, 282-83 आ गई थी, इस बार ये आएंगी कुछ 240-45 पे। फिर 240-45 पे आएगा तो ये इधर से सपोर्ट मिलेगा, सरकार इनकी बन जाएगी। लेकिन उद्धव जो है ना, वो मोदी को नेता नहीं बने रहने देंगे, पीएम नहीं बने रहने देंगे। फिर निकल के आएंगे नितिन जी, गडकरी जी, वो गडकरी जी बन जाएंगे। तो उसकी थियरी ये थी। फिर 2024 में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि 2040 पे आ गए, इधर उधर से करके सरकार बनी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई गडकरी जी तो आए नहीं जैसा तुम चाह रहे थे वैसा तो हुआ नहीं। ये तो मुझे देखो, ये तो मुझे इतना क्लियर था जब 240 भी था। मैंने कहा ये तो कोई दुनिया की ताकत मोदी जी को पीएम की सीट से तो नहीं रोकने वाली। अच्छा, एक आध जो महा तेजस्वी लोग थे तब स्टूडियो में, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उन्होंने कहा भाई मोदी जी को मोह ही नहीं गद्दी से। मैंने कहा फिर? कह रहा देखना हो सकता है वही छोड़ दे। मैंने कहा भाई ये किस दुनिया में रहता है, इसको कौन समझाए। कह रहा भाई मैं बता रहा हूँ, मोदी जी बन नहीं रहे थे पीएम, उनको लोगों ने कहा बनो, तब वो बने। ये भी एक थ्योरी है कि वो उन्होंने सोच लिया था नहीं बनना है मुझे, पर फिर लोगों ने कहा तो साधु यार बन गए। पता नहीं, मैं मुझे समझ में नहीं आता ये मतलब सारा त्याग की मूर्ति और महामानव और कल्कि के अवतार, विष्णु के अवतार, ये भाई आप जो ये सब करते हो ना, ये डिग्रेड करता है किसी व्यक्ति की जो अचीवमेंट्स हैं, उसको डिग्रेड करता है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन उन्होंने बहुत काम ऐसे हैं जो देश के हित में किए हैं, लेकिन देयर आर थिंग्स जो कि गड़बड़ हैं। तो उसी तरीके से मेरे ख्याल से मूल्यांकन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि ये किया किस लिए जाता है। वो बेसिकली ये रीजन होता है कि आदमी की छवि को ऐसा बना दो कि उसके विरुद्ध कोई बोल ही ना पाए। गांधी जी के विरुद्ध बोल के दिखाए कोई, उनकी छवि इस तरीके से बना दी। अब जाके बोलना शुरू हुआ ना 70-75 साल के बाद। उससे पहले कोई गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी, महात्मा गांधी, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, हम बोलते महात्मा गांधी, निकलता ही मुंह से महात्मा गांधी है ना। तो छवि बनाई गई, छवि। और तो छवि तो इन्हीं की टीम ने बनाई थी ना। अब मुझे याद है 2014 में जब चुनाव आ रहा था, याद करता हूँ, एक कॉमिक्स निकली थी बाल नरेंद्र, याद है आपको? उसमें छोटी छोटी, अब आप सोचो एक छोटा बच्चा वही कॉमिक्स देख के पढ़ रहा है, ठीक। उसमें था कि मोदी जी मगरमच्छ कैसे उठा करके अपने घर ले आए, कि ये कौन है। फिर बाल नरेंद्र हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, बाल नरेंद्र अपना घर साफ रखते थे, मगरमच्छ उठा लाते थे, हिसाब करते थे। उनके अंदर गवर्नेंस का टैलेंट था उस छोटी उम्र में कि ये कपड़ा है, इसको अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा ये होगा। तो उनको फिर बनाया वैसे, पोजीशन वैसे किया। फिर उसकी ना एक पैरोडी छपी थी, आपको पता है वो बाल नरेंद्र की? नहीं। तो उसको कई लोग रियल समझ रहे थे। बाल नरेंद्र खुद ही पैरोडी थी। बाल नरेंद्र की एक पैरोडी छपी थी। उसमें कैसे चीजें थी कि एक दिन
बाल नरेंद्र जो थे वो खेल रहे थे, नटखट बाल नरेंद्र के पास उनकी माँ आई। उनकी माँ ने कहा तुमने क्या खा लिया है, जरा अपना मुंह खोल के दिखाओ। उन्होंने मुंह खोला तो माँ को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो फिर मुझे समझ में आया ये पैरोडी चल रही है, दिखा रहे थे कि इतना महिमा मंडन है इसमें। बट बॉटम लाइन, इट वाज मार्केटिंग की उस समय कॉल थी ये करना, टू मेक हिम लार्जर देन लाइफ, एंड इट क्लिक्ड। बट एटलीस्ट नाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड ग्रेट अचीवमेंट्स, बट डू नॉट डू दिस। जैसे ये बात कही कि दिस बिलिटल्स जो उनकी एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं इस मामले में। बट एक बात आप मुझे बताओ, ये बात अब पाकिस्तान ने ये बात कही है कि बिकॉज ऑफ द हैंडशेक थिंग वी आर थिंकिंग ऑफ बॉयकॉटिंग। हाँ, वो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रम्प है वो। अभी एक डोनाल्ड ट्रम्प का आज का ट्वीट देखा। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो आज किया है वो तो माय फ्रेंड मोदी। उसने 12 बजे से पहले कॉल कर दी, यहाँ 12 नहीं बजे मोदी ने फोन उठाया, मोदी ने कहा अभी हुआ नहीं है। उसने कहा ले लो भाई, आई हैड टू बी द फर्स्ट वन। वेटिंग कॉल किसकी आ रही थी? मेलोनी की। वेटिंग कॉल मेलोनी, ट्रम्प ने बीट कर दिया मेलोनी को। इन्होंने कहा यार ये गलत हो गया। 11:30 बजे फोन कर दिया ट्रम्प ने, यहाँ पे 12 नहीं बजे थे, और डाल भी दिया खट से उसने व्हाइट हाउस पे। ट्रम्प डालने वाले में बहुत तेज है, हर जगह धड़धड़ा के पोस्ट कर देता है, डाल देता। मतलब अरे क्या जो मन करता डाल। तो उस टाइम पे भी इसने लिख दिया था कि उस टाइम सुबह 4 बज रहे थे यूएस में कि अब सीज फायर होने जा रही है, ये होने जा रहा है। यहाँ पे भी इसने मोदी जी का जन्मदिन शुरू नहीं हुआ, इसने लिख दिया आई विश हिम हैप्पी बर्थडे। जो प्रॉम्प्टनेस है ट्रम्प की इस खेल में, सोशल मीडिया गेम में, ये तो आउटस्टैंडिंग। चक्कर क्या है ना, वो इतने साल ट्विटर से बैंड रहा, तो सारी कसर निकाल रहा है। सही जो सांस आती है वो लिख देता खुद है। ट्वीट करता है। अच्छा, ट्वीट नहीं, ट्रूथ है। ट्रूथ सोशल पे वो कहता है आई जस्ट पोस्टेड अ ट्रूथ। मतलब अपनी चीज को वहां ट्वीट नहीं बोला जाता है, उसको बोला ही जाता है ट्रूथ्स, रीट्रूथ्स। अगर आप रीट्वीट करते हो उसको तो वो रीट्रूथ्स है। तो उसने बंदे ने जिस तेजी से विश किया। अच्छा, और आज सबके वीडियो आ रहे हैं। हाँ, ये वैसे कमाल कैसे हुआ? ये आज तक किसी के लिए नहीं हुआ दुनिया पता में। नहीं भाई, बोला होगा। सारे प्राइम मिनिस्टर्स दुनिया के वीडियो बना के बोल रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। क्या रीजन हो सकता है? मे बी जो अभी ये पिछले कुछ दिनों में चला है, जो भारत ने स्टैंड लिया है, एक तरीके से आप इसको कैसे देखते हो? मतलब ट्रम्प एक तरीके से झुका ही है ना, एक तरीके से क्या झुका ही है ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प थोड़ा खिसिया गया, मैं ये कहूंगा। तो आप नहीं देखो, अगर वो बंदा इतना जो साइको है साला एक नंबर का, उसको हर दूसरे दिन ईगो मसाज चाहिए, उस बंदे को रॉयली इग्नोर करते हुए ये साला वहाँ चाइना पहुंच गए, हाथ मिल रहे हैं पुतिन के साथ, कह रहे हैं और ज्यादा पेट्रोल लेंगे, चिंता मत करो, वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्क चाइना एंड रशिया। तो उस कंडीशन से आज जो ट्वीट आया है, तो साफ साफ दिखता है कि भाई भारत तो झुका नहीं है। भारत ने ऐसा नहीं है कि अपना किसी स्टैंड को नीचे किया है, या फिर ऐसा तो है नहीं कि अब भारत ने तेल लेना बंद कर दिया है क्या रशिया से? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप ये स्टैंड अप ले रहे हो, आप अपने स्टैंड को चेंज कर रहे हो, तो आप ही झुके हो ना फिर। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन इसको माना जा सकता है कि, और दुनिया इसको एक तरीके से सीख सकती है कि इस तरीके के बुली से किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आपको डील करना है। और मे बी इस वजह से भारत का कद तो इस चीज़ से बढ़ेगा। ट्रम्प को इंडिया से इतनी एडुलेशन मिली है, ठीक, इतने लोग, इतने फैंस मिले हैं। ट्रम्प इज ऑल अबाउट हिमसेल्फ। उसको अब लग रहा है यार ये मैंने गलत बयाना ले लिया, ये तो देश मेरे लिए हवन ववन करा रहा था, बर्थडे मना रहा था मेरा। तो भाई इनसे रिलेशन ठीक करो, अपनी मस्ती करो, निकल लेना है मुझे 2-3 साल बाद। मैं कहाँ फंस गया इस लफड़े में। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी गाली, बहुत गाली पड़ी है ट्रम्प को। ट्रम्प को, और एक विश्वास तो उसने खो दिया है भारत से। उसको अब कोई बड़ी बात नहीं, इफ ट्रम्प कम्स द नेक्स्ट टाइम एंड डज अ रैली और समथिंग, ही माइट जस्ट बी बूड। है क्या? आने की बात चल रही है क्वाड के टाइम पे, अब टल गया अभी तो, नहीं आएगा जरूर वो। ठीक है, मैं वैसे सोच रहा कि ट्रम्प एक और बार प्रेसिडेंट जब इंडिया आया था ना, जो कोविड में के टाइम पे रैली हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प वाली, जिसमें ट्रम्प ने कह दिया था देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द रोड्स। उसने पॉपुलेशन जोड़ी स्टेडियम से लेके उसके बीच में जितने घर आते हैं, कहते इतने लोग बाहर निकले हुए। उसके जो है ना, उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो अपनी स्टेटमेंट्स में ना कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ता है। उसने अपने बिल का एक बिल लेके आया था, उस बिल का नाम पता है क्या? ब्यूटीफुल बिल,
देखो यार, खुद ही रखा उसने नाम, इतना मैं बोल सकता ये वही रख सकता है। स्प्लेंडेड, हम्म, स्पेक्टेकुलर, मैजेस्टिक, ह्यूज, ब्यूटीफुल, ये शब्द उसके हर दूसरे सेंटेंस में मिलते हैं। और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, तो वो लोगों को, जो ये बिजनेस डील करने जाता था, तो सामने वाले को एक ऐसी इमेज दिखाता था अपने प्रोडक्ट की, अपने जो भी वो सेल कर रहा है, जो भी डील कर रहा है, उसकी ऐसी इमेज दिखाता था इन शब्दों के का यूज़ करते हुए कि सामने वाले के दिमाग पे इम्पैक्ट होता था और वो डील कर लेता था। ट्रम्प की एक पिक्चर है द अप्रेंटिस नाम से, जो कि इंडिया में पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी से रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। उसमें इसकी जो अर्ली जर्नी है, ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम रॉय कोन। रॉय कोन एक, मतलब आप शक्ल देख लोगे ना आप डर जाओगे उसकी, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ा लॉयर था जो छोड़ता नहीं था किसी को भी, उससे इसने सीखा। तो इसका जो मेन मंत्र था वो था एक्सेप्ट नथिंग, डिनाई एवरीथिंग। कितनी मस्त पॉलिसी है। एक्सेप्ट नथिंग, ये राहुल गांधी भी करता है आजकल। एक्सेप्ट नथिंग, डिनाई एवरीथिंग, चाहे सच दिख जाए को, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो। हाँ, कुछ मत मानो। तो ये जो उसकी पॉलिसी इतने बढ़िया ढंग से दिखाई है उसके अंदर, आई मीन ट्रम्प का वही हाल है। ही कैन डू अ 180, बिल्कुल यूं, एक मिनट में यहां से पलट के यूं हो गया वो 2 मिनट के अंदर। आजकल मैनिफेस्टेशन टाइम्स भी ना 11 देख के लोग पागल हो गए हैं। क्योंकि तारे दिखते नहीं है तो 11 को तारा टूट मान लेते हैं। अरे सैयारे में डाला था। अच्छा, मैंने सैयारा देखी नहीं ना। ये एक है ना जिसने डाला है, मैं 11 पे डेली एक वीडियो डालता हूँ। अच्छा। हाँ, लोग मैनिफेस्टेशन ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारी चैनल आगे बढ़ेगी। 11 पे एक शॉर्ट। अच्छा, ये पता नहीं, पर 10 पे तो मैंने, मतलब 10 तारीख को 10:10 पे मैंने, हम प्ले करते थे। अच्छा। अपने कॉलेज में। हाँ। मतलब वो इस तरीके से कुछ बना रखा था हमने कि 10 तारीख को 10:10 पे प्ले शुरू होगा रात में, ऐसा कुछ था। क्या बात। वो जो घड़ी के ऐड आते थे उस पर 10-10 दिखाते थे ना। 10-10 होता है ना वो स्माइल, वो उसका तो अर्थ होता है कि वो स्माइल बनती है 10-10 से। ये भी तो कुछ था ना, कुछ हिरोशिमा नागासाकी से भी रिलेटेड था। हाँ, वो भी है। हाँ। बट जो एक्चुअल रीजन है वो स्माइल वाला ही है। हाँ। हिरोशिमा नागासाकी वाला भी है। हाँ। बट उसमें ऐसे होता है तो वो स्माइल बनती है। हाँ। हंसते हुए दिखता है, तो दैट इज व्हाई दे कीप इट लाइक दिस। और आप हंसने की बात करो, कितने लोग तो रो रहे हैं यार, ओवैसी वगैरह तो बकेट्स रो रहे हैं। ये अरे वक्फ के जो आया गाजा, उसके बाद, और गाजा, और पता नहीं किन किन चीजों पे। ये ओवैसी भी बड़ा एक मजेदार टेलीविजन कैरेक्टर है यार, सीरियसली बताऊं, मैं समझ ही नहीं आता वो किधर है। और सब राइट विंगर्स को उससे बात भी करनी है। सब राइट विंगर्स दीवाने ओवैसी साहब, और इसको बड़ी नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्ञान है ओवैसी साहब। हाँ। ऐसे चमचे हैं ये सब राइट विंगर। एक आध उसने देश की क्या स्टेटमेंट बोल दी। ये हमारा जो शत्रुबोध है ना, ये अभी भी है। इसका मैं आपको थोड़ा सा रीजन बताता हूँ। ये जो व्यक्ति है ना, देखो ये बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है। अब उसका देखो, इसकी कैलकुलेशन जो मेरे को दिखती है, ये पूरे देश के अंदर मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑलरेडी अलग हो चुका है। अब मान लीजिए अगर किसी को दूसरा जिन्ना बनना है, पाकिस्तान को साथ में लाके तो बन नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान को गाली देगा, ठीक है, तो एक अलग बात है। पाकिस्तान को गाली देगा तो मीन्स पाकिस्तान एलिनिएट है, पाकिस्तान के साथ कोई अब बात नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए कि कोई किसी को दूसरा जिन्ना बनना है, भारत के मुसलमान जो इस समय हैं उनका लीडर बनना है, तो आपको पाकिस्तान को गाली देते हुए अलिनिएट करो खुद को, और भारत के मुसलमानों को जो भी ये वक्फ के ऊपर या जिसके ऊपर भी बात करता है, उससे भारत के मुसलमानों को अपने साथ करो। एग्जैक्टली जिन्ना ने यही किया था। हाँ। जिन्ना ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, लॉ और इन सब की बात करते करते टू डायरेक्ट एक्शन डे। राइट, बिल्कुल। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ओवैसी इज ऑल अबाउट, पर लोगों के समझ में नहीं आता। पर आप देखो ना, रजाकारों से और क्या निकलेगा। रजाकार है ना। बड़े इमोशनल होकर कहता है रजाकार वहां चले गए। पर अभी भी देखो, निशिकांत दुबे है जैसे, निशिकांत दुबे कहता है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ओवैसी, मैं तो उसको बिल्कुल भाई समान मानता हूँ, इससे मिलता रहता हूँ। ये हमारे लोगों में ना जो एक वैलिडेशन चाहिए उनको, बाहर वालों से एक वैलिडेशन चाहिए उनको, अपने वालों में मजा नहीं आता उनको। अपने वाले में लगता है हम सब एक ही हैं, हाँ सब चिल्ला रहे हैं। बाहर से चाहिए हमें कि ओवैसी भी कहे कि आप महान हो, पाकिस्तानी भी कहें आप गजब के हो यार, हाँ आपके देश में ये बढ़िया है, आपके में ये है। ये जो एक मानसिकता है ना, ये नहीं जा रही। और वक्फ पे पर आपको क्या कहना है? ये
चिल्ला रहे थे कल कई लोग डिबेट पे भी कि यार देखो बीजेपी की हार हो गई, वक्फ बच गया, कई प्रोविजंस पे स्टे लगा दिया, जबकि मेजर प्रोविजंस तो गए, अब सेक्शन 40 107 तो गए जो मेन थे। तो क्या लगता है आपको, वक्फ में है जान बची हुई या खत्म हो गई है? अगर ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है फिर तो। अब अगर जो मेन सेक्शन हटा दिए हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँ मैंने अभी इस पे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट अगर मेजर सेक्शन हटा दिए तो फिर तो कुछ नहीं बचता तो है। इसमें क्या है, अगर पार्लियामेंट के थ्रू अगर ये इसको ओवरराइड कर देते हैं एक तरीके से तो फिर नहीं, मेजर सेक्शंस तो चले गए हैं। जो ये वाला सेक्शन था आपका 40 और 107 108 बेसिकली वो ये था कि आपने कुछ भी सोच लिया अगर, ठीक, कि कभी हमारा जो एक कोई था राजा, वो गधे पे सवार होकर के यहाँ पे पानी पी रहा था कुएं के किनारे और उसने वहां रुमाल फेंक दिया था, तो वो वक्फ हो गया, वैसा नहीं हो सकता अब, ठीक। अब इसमें एक चीज बचती है वक्फ बाय यूजर, जो कि मैक्सिमम अनरजिस्टर्ड है। अब वक्फ बाय यूजर पे सरकार ने क्या खेला है, ये वो वाली चीज है जो आर्टिकल 370 वाली है। एक्चुअली 370 स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है ना? 370 हैज बीन यूज्ड टू स्क्रू 370, राइट है ना? राइट। तो इन्होंने वक्फ बाय यूजर रखा है, बट वो एम्प्टी शेल है। कहा है सिर्फ वो प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड 95% नहीं है वक्फ बाय यूजर की। अब ये लोग रेट्रोस्पेक्टिवली कागज दिखाएंगे तो इनका जो बोलते थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज तो अब दिखाने हैं इनको, और अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है। अब ये चिल्ला रहे हैं कि देखो वक्फ बाय यूजर नहीं गया, वक्फ बाय यूजर नहीं गया, वो है जरूर, बट इट इज इन दिस फॉर्म। तो मतलब एक तरह से वो ना के बराबर ही है, ना के बराबर है ना। ओवैसी इज क्राइंग ऑन दिस, ओवैसी के समझ में आ गया है। ओवैसी इज अ वेरी रिच पर्सन यार। ये जो वक्फ वगैरह की प्रॉपर्टीज हैं, ये कुल मिला के अगर मैं कहूँ मेजरली 200-250 फैमिलीज के पास है मैसिव एसेट्स। एंड ओवैसी इज वन ऑफ दोज प्राइमर। इतने स्कूल्स इसके, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतनी जमीन कहाँ से आ गई भाई साहब आपके पास? उस टाइम पे ये जमीन और वो सब होना, आई मीन आई डोंट नो ये, बट ओवैसी की भी डील है सरकार से। क्या लगता है आपको इस पे क्यों नहीं होते? ये सही बात है। इसके इतने सारे वो हैं चीजें, इस पे कभी कुछ नहीं होता। मतलब वो कहते तो हैं कि ओवैसी इज बीजेपी बी और राहुल गांधी इज बीजेपी ए। बीजेपी क्या है फिर? वही बात, बीजेपी इज बीजेपी इज हाफ कांग्रेस नाउ। नीचे से क्यों कहते हो आप? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो मैंने पहले भी यही कहा, टॉप लीडरशिप आइडियोलॉजिकली दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ कॉज, जो वो कई जगह पर दिखता है। कई उन्होंने काम ऐसे किए हैं जो दिखते हैं साफ साफ के बिना आइडियोलॉजी के नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप नीचे पहुंचोगे ना थोड़ा, तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं कि 5 साल बाद चुनाव कैसे जीतना है और इन 5 साल में चांदी कैसे काटनी है। नहीं बेटा, आपको लगता है MLA MP लेवल पे यही लोग हैं, और ये लोग आप देख लीजिए बहुत से इनमें से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ते हुए बीजेपी में घुसे हैं, ठीक है। तो एट टाइम्स मुझे लगता है नीचे के लेवल पे बीजेपी जो है और कांग्रेस, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग नहीं है, वो सीधा सीधा इधर उधर भाग सकते हैं। कल को कांग्रेस अगर पावर में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो और कांग्रेस ऐसे ही जीतने लग जाती है जैसे बीजेपी जीत रही है, तो वो दल छोड़ होंगे और कांग्रेस की तरफ भाग लेंगे। इतना सिंपल मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो नीचे के लेवल पे इसीलिए मैं बोलता हूँ बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क नहीं है, जो फ़र्क है टॉप लीडरशिप में है। इवन आप जो कम्युनिस्ट देखिए, इस पूरे देश के अंदर मेरे ख्याल से 2 ही लोग जो हैं वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। एक तो ये RSS बीजेपी, ठीक है, उसमें भी टॉप लीडरशिप, और कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्टों में भी अब छोड़ो, देखिए हम मतलब इससे विवेक श्रीवास्तव याद आ जाता है। हाँ। हम जो भी है उनसे एग्री नहीं करते हैं, जो भी है कितनी भी खतरनाक आइडियोलॉजी है, पर एक आइडियोलॉजी है। ये हम कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी यही है ना कि 5 साल बाद फिर से कैसे सत्ता में आना है। इसके अलावा बता दीजिए क्या आइडियोलॉजी है उनकी? गंगा जमुनी तहजीब है, घंटा है। कांग्रेसी बोलते हैं कि कम्युनिस्ट नास्तिक हैं, RSS वाले बीजेपी वाले आस्तिक हैं, कांग्रेस वास्तविक है। क्या बात है। ये इनका नारा हो सकता है। अभी तक जो इनका जो छूट नहीं रहा है ना, वो है
कॉर्न ग्रेस, कॉर्न जो है ना, इनके साथ जो कॉर्न चिपका है वो बहुत गजब का चिपका हुआ है। ये उससे बाहर कांग्रेस बेसिकली मुस्लिम लीग बनती जा रही है। हाँ वो तो बनती जा रही है यार, वो तो अब गजब से ये बन भारत रही है की तो वो आइडियोलॉजी ले रही है ना अपनी फिर। मैं वही कह रहा हूँ, ये भारत की राजनीति क्या सच्चाई है आज। उन जजेस के बारे में क्या कहोगे जो कि एक आपने आज जज का सुना ही है कि भाई वो तो तुम्हारे CJI हैं। भाई तुम्हारे जो आराध्य हैं वो क्यों नहीं अपने को ठीक कर लेते हैं, क्यों तुम्हें रिपेयर करने की जरूरत है? ये कहाँ, खजुराहो में? कहाँ पर? खजुराहो में विष्णु भगवान का एक मूर्ति है, उसको बेहेड किया गया था। उस पे वो कह रहे हैं तुम्हारे भगवान क्यों नहीं खुद अपने को ठीक कर लेते हैं? जब आपका CJI ये बोल रहा है तो क्या मुस्लिम लीग बचा है फिर? भाई देखिए क्या है ना, जो जज साहब हैं वो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं। हाँ ठीक है, तो वो अब तालिबानियों ने उड़ा दिया था बुद्ध की प्रतिमाओं को, बामियान। हाँ, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, ऐसा वो मानते होंगे, है ना। तो ये अब क्या है ना, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर रिपीटेडली ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू आराध्य देवों को अपमानित किया जाता है। और सेम स्टेटमेंट कोई भी, आपने वो नुपुर शर्मा का केस देखा था, नुपुर शर्मा के केस में किस तरीके से केस में कहा था योर टंग हैज सेट द कंट्री ऑन फायर, राइट, है ना। इसका ये सिर्फ एक नहीं है, आपको याद होगा जब जन्माष्टमी के ऊपर एक जज की थी कि अरे तुम्हारे जो कान्हा थे वो क्या जिम्नास्ट थे या एक्रोबैट थे जो वो ऊपर चढ़ के तोड़ते थे? इसमें तो सेफ्टी इशू है, इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने मुहर्रम पे नहीं कहा कि तुम्हें चोट लग रही है, तुम्हारे खून निकल रहा है, तुम अपने को पागलों की तरह मार रहे हो, उस पर कुछ नहीं बोला। कोई भी देख लो, सबरीमला, जलीकट्टू, कोई मुद्दा देख लो, हर मुद्दे के अंदर ये बिना बात का इंटरफेयर। जबकि जो हिंदुओं के आराध्य देवों के मंदिर होते हैं वो डिपेंड करता है कि डेटी क्या है और उसकी एनर्जीज क्या है। जो अब मान लीजिए सबरीमला का मंदिर है तो लॉर्ड अयप्पा जो हैं वो भाई उन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उन्होंने बेसिकली डेटी जो चाहता है वही होगा ना। डेटी का मंदिर है तो डेटी की जो इच्छा है उसके अनुसार मंदिर का अनुसरण रहता है। अब डेटी की इच्छा है कि कोई भी महिला आसपास ना आए तो उसका पालन किया जाता है। ये एक बेसिक सा। और उनके शायद 4 मंदिर हैं, उनमें से सिर्फ एक में है, सिर्फ सबरीमला में। और दूसरा क्या है, ऐसे भी मंदिर हैं केरला के अंदर ही जहाँ पे केवल लेडीज अलाउड है, पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता। तो ये डिपेंड करता है भाई कि वो मंदिर की एनर्जीज कैसी हैं, वो क्या। अब क्या होता है ना, बहुत सारे कंडीशंस, पहले भी बहुत सारी कंडीशंस होते थे। जैसे कुछ मंदिर ऐसे होते थे जो प्रॉपर जंगलों में होते थे। और क्या होता था कि जैसे महिलाओं का जो ये मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, एनिमल्स कैन स्मेल दैट, राइट। तो जंगल में से निकलते हुए किसी महिला के खून की स्मेल अगर किसी एनिमल को आ जाती है वो अटैक कर सकता है। तो ये एक डिसीजन लिया गया था कि भाई आप इस समय मंदिरों में मत जाइए। अब देखिए, अब मैंने कितने ही हिंदू धर्म गुरु हैं उनको सुना है कि आज की डेट में वो प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। एनर्जीज का रिस्पेक्ट है यार। हाँ? मेल एनर्जी अलग है, फीमेल एनर्जी अलग है, कई जगहों पे उनको। और अगर ये हटा दो तो आप अब्रामाइजेशन कर दे रहे हो ना पूरा। बिल्कुल। यही तो प्लूरलिज्म है ना, यही तो एक डाइवर्सिटी है जिसकी बात कर रहे हो। और मुझे बता दो कि कितने देश के अंदर ऐसे मंदिर हैं, आप उंगलियों पे गिन पाओगे जहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है। सब मंदिरों में जाती हैं लड़कियां यार। और आप मुझे एक मस्जिद बताइए, एक मस्जिद जहाँ पर महिलाओं की एंट्री की जाती है। आरफा खानम शेरवानी तो सीढ़ियों पे बैठ के आ जाती है। दरगाह मत बताइएगा, मस्जिद बताइए। और दरगाह को तो वो खुद इनवैलिड। ऐसी मस्जिद खुलनी चाहिए अब यूके में। हाँ। यूके में इतनी मस्जिदें खुल रहे हैं, एक ऐसी मस्जिद खुलनी चाहिए जिसमें सब आ रहे हैं। हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ एंड कंप्लीट नो ड्रेस कोड। भाई आपको जो पहनना हो भाई आजादी है ना। टॉमी रॉबिन्सन फॉर PM। तो जिस तरह से आना है आओ, जितनी आपको लिबर्टी है, ये लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, तो सबसे बड़ा अड्डा मॉस्क बनाते हैं उसका, एक मल्टीकल्चरलिज्म का। 3 मिलियन लाइव थे टॉमी रॉबिन्सन को सुनते वक्त, ये हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एक्स के ऊपर 3 मिलियन पीपल वर लाइव लिसनिंग टू हिम। ह्यूज, इट्स ह्यूज। आज तक ऐसा नहीं हुआ है एक्स पे कभी। एंड व्हाट वाज द कोर लाइक, एक अगर मैं बात करूं इन इफ यू सम इट अप, कि क्या उसने बोला? उसने बेसिकली बोला कि किंगडम को वापस लाया जाए।
उसका जो बेसिक नारा है वो यही, किंगडम को वापस लाया जाए। और ये जो चल रहा है ना सारा कुछ, द मैन इज पॉपुलर नाउ, वो तो भाई साहब 3 मिलियन एक्स के ऊपर नहीं आ सकता। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं फिर भी एक घड़ी को सोच लेता, एक्स के ऊपर 3 मिलियन आना बहुत बड़ी बात थी, गजब। एंड द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर लिसनिंग टू हिम नाउ। 60-70 मिलियन एक रात में व्यूज हैं, 70 मिलियन के करीब, तो बहुत एक्स के ऊपर। रेवोल्यूशन आ रही है यहाँ पर भी। हाँ, रेवोल्यूशन अब एक मतलब नेपाल वाली रेवोल्यूशन के बाद से, नेपाल वाली रेवोल्यूशन के बाद से देखो, नेपाल में अब एक रैपर की बात चल रही है ना, एक रैपर है जो उभर करके आ रहा है। वैसे तो उन्होंने कह दिया ऑनलाइन करेंगे हम लोग। हाँ, वो उसमें किया ना इन्होंने, ऑनलाइन पोल से सेलेक्ट होगा अगला कौन है हीरो। क्या डिस्कॉर्ड पे किया ना सिलेक्ट उन्होंने, क्या कर लिया उन्होंने डिस्कॉर्ड पे किया सिलेक्ट उन्होंने। हाँ। वो कौन सी महिला का नाम जो उठ रहा था, क्या नाम था उनका, वो सिलेक्ट हुई थी, वो वहां से सिलेक्ट हुए डिस्कॉर्ड से। तो इस पे ना जो जितने कम्युनिस्ट और ये सब बोल रहे हैं ना कि अरे देखो रेवोल्यूशन आएगी, वो भूल गए ये कम्युनिस्ट सरकार ही तो थी। तो उसी के खिलाफ जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद ही गिर गए। एंड सच एन एंटी इंडिया गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एंटी इंडिया थी यार। कोविड में मुझे अभी तक याद है उसने बोला था ये चाइना वायरस नहीं है, ये इंडिया वायरस है। हाँ, तो ये जो एक पूरी चक्र घुमा है, मतलब आई एम नॉट काउंटिंग फॉर द इनोसेंट्स, बट एक तरह से ये गवर्नमेंट का ही अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। तो ये मैं गवर्नमेंट नहीं चाहता था ये वाली रहे, पर हाँ जेन जी गवर्नमेंट अब कैसी होगी भाई ये नहीं पता। जेन जी गवर्नमेंट जो है ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में अब सतरंगी लोग बैठे हों। हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, पार्लियामेंट ही ना हो, इसी से चले, एक्स से ही सब लाइव जोड़ रहे हैं, डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे मीटिंग, डिस्कॉर्ड और डिस्कशन। वो जो होता है, अरे यार वो रात को कौन सा होता है जो होता है जिसपे सब जुड़े होते हैं, होस्टिंग स्पेस पे अब कैबिनेट डिसीजंस लिए जाएंगे। ये पास हो गया, डिजिटल सिग्नेचर दड़दड़ा के इम्प्लीमेंट करो कल से। हाँ तो यहाँ पे समापन करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, समापन करते हैं। एंड बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लिखिए, हम लोग को बताइए चीज़ें। हाँ, जो भी करण भाई के चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। उनका चैनल का लिंक आप इनके सिर के ऊपर एक बार कोड देख सकते हैं, स्कैन कोड देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा फिर सपोर्ट हमें भी कीजिए, सब्सक्राइब हमें भी कीजिए भाई साहब। और कोई भी सजेशन आपको लगता है वो नीचे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। जय श्री राम।